रुद्र का पीहू के लिए पॉजिटिव आयु को भाई से दूर तुमने रखा। अब आगे। शाम हो चली थी। आज सिम्मी को भी हॉस्पिटल से वापसी का समय था। सिंह परिवार से सीमा रीमा दोनों ही गए हुए थे। सभी की इच्छा थी कि सिंह विला पर आए, पर नियम के अनुसार कि बच्चे 1.25 महीने की हो जाएगी तभी अपने नाना नानी के घर जाएगी, और फिर इतने समय के बाद जो खुशी हुई थी कि देशमुख फैमिली उसे मिलकर मनानी चाहती थी। सभी लोग कुछ समय बाद सब मिलकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद ही बच्चा के आने की खुशी में पूजा था, जिस पर सभी को जाना था। वही घर पर इस समय आयु, आलिया, रूही तीनों ही अकेली थी। निम्मी इस समय अपने काम की वजह से मुंबई गई थी और उसी के साथ मयंक भी। रुद्र अपने कमरे से बाहर आता है और वो किचन में जाता है तो उसे देख आयु पूछती है, क्या हुआ रुद्र, आपको कुछ चाहिए? रुद्र एक पल के लिए आयु को देखता है और फिर एक कप कॉफी मांगता है। ये सुन आयु हाँ में सिर हिला देती है। वही रुद्र जाकर हॉल में सोफे पर बैठ अपने मोबाइल में कुछ करने लगता है। तभी पीहू और माही दोनों जो अपने कमरे में खेल रही थी, वो दोनों दौड़ते हुए नीचे आती है। पीहू आगे और माही एक डाल लेकर उसके पीछे दौड़ रही थी। वही पीहू आगे भाग रही थी। तभी अचानक उसका कापेट में पैर फंसता है और वह गिरने की होती है कि उसकी एक तेज आवाज निकलती है। वही रुद्र उठकर तुरंत पीहू को पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है। बेवकूफ देखकर नहीं चल सकती थी यह कि उसे सीने से लगा लेता है। पीहू भी रुद्र के गले लग जाती है। उसके ऐसा करने से रुद्र के अंदर ना जाने क्या पर कुछ अजीब सा लगता है। वह तुरंत पीहू को खुद से दूर कर देता है। आयु जो पीहू की इतनी तेज आवाज सुन किचन से दौड़कर बाहर आती है, रुद्र की गोद में देखकर रुक जाती है। पर अचानक रुद्र पीहू को नीचे उतार देता है। तभी आयु उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ बच्चा, आप अचानक चिल्लाएं? तो तभी पीहू मासूमियत से बोलती है, मामा मैं अभी गिरने वाली थी, पर मुझे इस रूड में बचा लिया, पर उसने फिर से मुझे नीचे फेंका और यदि मैं गिर जाती तो। उसके ऐसा कहते ही सभी रुद्र को देखने लगते हैं। तभी रुद्र थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है, वह मैं मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा वह इसके आगे कुछ बोल पाता कि आयु बोलती है, कोई बात नहीं रुद्र, वह बच्ची है, जरूर उसे गलतफहमी हुई होगी। ये कह आयु को अपनी गोद में उठाती है और बोलती है, चलो एक स्पेशल चीज बनाई है। वही रूही ये देख मुस्कुराने लगी। आयु माही और पीहू दोनों को किचन की स्लैब के ऊपर बैठा देती है। तभी माही अपनी मासूमियत से बोलती है, बिग मामी आपने मेरे लिए क्या बनाया है, आप मेरे को ज्यादा देना। यह मुझे कोई चीज खाने नहीं देती है, बोलती है ये चीज अच्छी नहीं है, तो यह चीज मत खाओ, यह अनहाइजीनिक होती है, वगैरह वगैरह। उसकी ऐसी बातें सुन सही जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही पीहू मुंह बनाते हुए, तुम्हें पता भी है तेल चीज खाने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, क्या तुमने टीचर की बात नहीं सुनी? वह इसके आगे कुछ कह या आगे बोल पाती। आयु बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वह रूही को इशारा करती है तो रूही उन दोनों के सामने एक बटरस्कॉच केक रखती है, जिससे कि दोनों ही खुश हो जाती है। तभी आयु बोलती हैं, आप दोनों लोग जाओ, जाकर हाल में बैठकर खाओ, पर गंदगी मत करना, और हाँ रुद्र भाई को भी दे देना। ये सुनते ही पीहू का मुंह बन जाता है। दोनों ही केक लेकर हाल में जाती है। तभी पीहू कॉफी पीते हुए रुद्र से बोलती है, रुद्र प्लीज ना इस केक को कट करो, वह भी स्क्वायर सेट में। रुद्र एक सेकंड पीहू को देखता है और बिना कुछ बोले उसके केक को कट कर देता है, और फिर पीहू उसे भी खाने का ऑफर करती है। पर रुद्र बोलता है, मैं ये फालतू चीज नहीं खाता। ये कह वह अपनी कॉफी पीने लगता है। या सुन पीहू बड़बड़ाते हुए उसकी नकल करते हुए बोलती है, पिनू मैं फालतू चीज नहीं खाता, ये बोल नन्हे नन्हे हाथों से केक को खाने लगती है, जिसे रुद्र उन दोनों को ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग आ जाते हैं और डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आरू कुछ दिन से जोरों शोरों से अपने काम में लगे हुए थे। उसे वेद को पूरे परिवार को एक सरप्राइज भी देना था, जिसके काम में वह जुटी हुई थी। धीर के समझाने पर कि एक डील कैंसिल होने से कुछ नहीं होता, इसलिए वह और मेहनत कर और भी ज्यादा अपने काम में प्रोग्रेस पर कई सारे इन्वेस्टर से मिलने का शेड्यूल बनाती है। वही आलिया के रूम में आलिया इस समय आइसक्रीम खा रही थी और वही रेहान उसे घूर रहा था। आलिया ने उसे काफी जिद करके या यूं कहूं झगड़ा करके उसे अपने लिए आइसक्रीम मंगवाया था, क्योंकि उसे प्रेगनेंसी की वजह से आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही थी। वही आलिया चिढ़कर बोलती है, रेहान एक आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होगा, अब बस भी करो ना, कितना घूरना है मुझे। ये सुन रेहान एक गहरी सांस लेता है
और आलिया से आइसक्रीम का बॉक्स लेता है तो देखता है लगभग सारी आइसक्रीम खत्म हो चुकी है। ये देखकर रेहान चिढ़ते हुए बोलता है, यार थोड़ा तो मेरे लिए बचा दी होती। तभी आलिया दांत दिखाते हुए, अब तो खत्म हो गई। तभी रेहान बेहद रोमांटिक आवाज में, पर मुझे तो अभी भी बची हुई दिख रही है। आलिया क्या कहा ये कह उसे देखने लगती है तो रेहान उसके होठों की तरफ इशारा करता है। ये देखते ही आलिया अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और तुरंत उसे घूरते हुए बोलती है, ये छिछोरे वाली हरकतें करना बंद करो। अब बाप बनने वाले हो। ये सुनते ही रेहान बिस्तर पर बैठते हुए बोलता है, अच्छा और यह कहाँ लिखा है कि बाप बनने के बाद रोमांस नहीं कर सकते? मेरे भाई को देखो, उनकी इतनी बड़ी बेटी हो गई है, उसके बावजूद वह रोमांटिक होना कभी नहीं छोड़ते। ये सुनते ही आलिया मुस्कुराने लगती है, पर अगले ही पर उसे घुरकर देखते हुए बोलती है, क्या कहा अभी तुमने? क्या तुम्हें भाई और आयु को रोमांटिक होते हुए देखा है? ये सुनते ही रेहान सकपका जाता है। वह अपना चेहरा इधर उधर करने लगता है तो आलिया उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तभी रेहान मिमियाते हुए, वह गलती से अचानक से देख लिया था। ये सुनते ही आलिया उसे घुरती है और उसे एक मुक्का पीठ पर देते हुए बोलती है, और इतना बढ़िया नजारा तुमने मेरे से शेयर नहीं की। यह सुनते ही रेहान के चेहरे की मुस्कान आ जाती है और उसके गाल खींचते हुए बोलता है, हाय मेरी बीवी जैसी बीवी किसी को ना मिले। ये सुन आलिया उसे घूरने लगते हैं। तभी आलिया कुछ सोचने लगती है तो रेहान बोलता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आलिया बोलती है, रेहान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रेहान पूछता है, क्या? तभी आलिया बोलती है, मुझे तुमसे रुद्र के बारे में कुछ पूछना है। रेहान उसे देखने लगता है तो आलिया बोलती है, देखो कायदे से देखा जाए तो रुद्र पीहू और अमाही का भाई लगेगा, क्योंकि मयंक भाई यहाँ बुआ के बेटे हैं। पर न जाने क्यों मुझे रुद्र की आंखों में कुछ दिखता है। रेहान ना समझी में, मतलब आलिया रुद्र का पीहू के लिए पॉजिटिव होना। ये सुनते ही रेहान फिर हंसते हुए बोलता है, पागल लड़की, वह सिर्फ 6 साल की बच्ची है और तुम इतने बड़े लड़के का उस बच्ची से कनेक्शन बना रही हो। और रही बात, तो वह उन सभी पर डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं या नहीं। और तुम ना ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। वैसे भी मैं आज भी नहीं भूला हूँ, आयु के भाई के नजदीक न जाने देने वाली सबसे ज्यादा हाथ इसमें तुम्हारा था। आयु को भाई से दूर तुमने रखा। ये सुनते ही आलिया उसे घूरकर देखती है और उसे एक पीलो खींच कर दे मरती है। तो रेहान उसे खींचकर अपने पास सीन से सारा बोलता है, अब सो जाओ और मेरे बेटे को भी रेस्ट करने दो। ये सुनते ही आलिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। 212 लव लव में आयु की हॉटनेस, रूहीमान का एक होना। अब आगे, आयु अपने कमरे में बुक लेकर बैठी हुई थी और बुक के बीच से ही वह अपनी भी काम को कर रही थी। वही वेद वॉशरूम से नहाकर बाहर आता है। वह अपने बाल पोंछते हुए जैसे ही बाहर आता है, वैसे उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वह कॉल को उठाकर अपने कान पर लगा बात करने लगता है। बात करते हुए वह अपने एक हाथ से अपने बाल को भी पोंछ रहा था। उसने इस समय सिर्फ एक फुल लोअर पहना हुआ था, बाकी वह शर्टलेस था। वही बात करते करते वह बालकनी में चला जाता है, पर इस बात से अनजान कि उसे एक जोड़ी आंखें कब से घूर रही है। वह कोई और नहीं, आरू थी। आयु वेद के ही पीछे उसकी आंखें घूमती रहती है। वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। वेद के बालकनी में चले जाने से वह तुरंत अपना फिर से काम करने लगती है और खुद को डांटती है, आयु क्या तू बेशर्मों की तरह देख रही है? आयु वह तेरे ही पति है, किसी और के नहीं। ये सुनते ही वह अपने मन में फिर से बोलती है, पर ये तो मेरे ही पति है ना, तो मैं भला दूर से क्यों देखूं? फिर खुद को ही डांटते हुए, अरे यार कंट्रोल कंट्रोल, अपने काम पर फोकस करो। ये कह वह फिर से अपना काम करने लगती है। तभी वेद बात करते हुए फिर से अंदर आता है तो आयु की नजर फिर से उस पर टिक जाती है और वह वेद को देखते हुए, यार इनकी इतनी हॉट बॉडी बनाने की क्या जरूरत है? वह उसे ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करने लगती है। वी शेप कमर, चौड़ा सीना, उभरे हुए मसल्स, 4 पैक एब्स, जो उसे बेहद ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव बना रहा था। आयु मन में, इतनी हॉट बॉडी के साथ ऐसे मेरे सामने घूमते हैं तो मेरा मन तो फिसलेगा ही ना। ये सब कह वह खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी। वही वेद कॉल कट कर आयु को खुद से बड़बड़ाते हुए देखता है तो एक आईब्रो ऊपर कर देता है, जैसे वह पूछ रहा हो क्या हुआ। तो आयु अपने सेंस में आती है और जल्दी जल्दी सिर्फ ना में हिलाती है। वही वेद एक बार टाइम देखता है और लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। तभी आयु बोलती है, क्या हुआ, आप सोएंगे नहीं? तभी वेद बोलता है, एक इम्पोर्टेंट ईमेल करना है, उसके बाद फिर आता हूँ। ये बोल वह अपने काम करने लगता है। पर आयु की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी।
वह काम करते करते वह एक टक वेद को ही देखे जा रही थी। वही वेद के हाथ तो लगातार लैपटॉप पर चल रहे थे, पर उसे महसूस हो रहा था कि आयु की नजरें उसी पर है। यह महसूस होते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। पिछले कुछ दिनों से वह दोनों एक दूसरे के पास नहीं आए थे। वजह यह था कि आयु के पीरियड्स थे और आयु किसी न किसी बहाने वह काम करती थी या फिर थक कर सो जाती थी, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। पर आयु को इस तरह की हरकत करते देख वेद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि आयु ऐसी ही थी। वेद के मामले में वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और यही बात वेद को बहुत अच्छा लगता था। सबके सामने इतने शांत सुशील रहने वाली लड़की उसके सामने हमेशा बोल्ड बन जाती थी और शायद यही एक वजह था कि वेद भी कभी भी उसके सामने अपने रुडनेस को नहीं दिखा पाता था। वही रूही के कमरे में, रूही बालकनी में खड़ी थी और उसकी आंखें नम थी। नम होने की वजह ये थी कि मान और उसके में बातचीत होने लगी थी, पर उनके बीच में काफी दूरियां आ गई थी। दोनों साथ तो रहते थे पर पास नहीं हो पाए थे। वही मान अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कुछ देर काम करने के बाद वह अपने लैपटॉप को रखता है और उसकी नज़र रूही पर पड़ती है। रूही ने इस समय एक पिंक कलर की नाइटी पहनी हुई थी, जो कि सिल्क की थी। वह सिर्फ एक एक डोरियों पर स्ट्रेट थी और ऊपर से एक जैकेट था। मान लैपटॉप को रखते हुए वह बालकनी में चला जाता है। रूही को देखकर रूही को पीछे से गले लगा लेता है। यह महसूस होते ही रूही के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उसके आंसू मान के हाथों पर पड़ते हैं तो वह झट से रूही को अपनी तरफ कर देता है और उसका चेहरा हाथों में पकड़ बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रूही कुछ नहीं बोलती, तो मान उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, लुक एट मी रूही, व्हाट हैपन? रूही वापस पीछे मुड़ते हुए बोलती है, मान क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या आपकी शादी मुझसे जबरदस्ती हुई है? क्या आप मुझसे जबरदस्ती प्यार करने पर मजबूर हुए हैं? रूही की इतनी बेतुके बातें सुन मान उसे झटके से अपनी तरफ कर बोलता है, रूही यह सब क्या बोल रही हो? तभी रूही रोते हुए बोलती है, मान माना हमसे गलती हुई, हमने आपकी और आयु के रिश्ते पर शक किया, पर सिर्फ शक था, पर हम दिल से हमेशा जानते थे आप दोनों कभी ऐसे नहीं कर सकते। बस हमें आपकी अटेंशन चाहिए और उस अटेंशन को आयु के प्रति देख मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आपके बारे में कुछ गलत सोचा। ये कहते हुए रूही का रोना तेज हो जाता है। तभी रूही रोते हुए बोलती है, मैं बस आपका कीमती समय सबसे ज्यादा अपने साथ चाहती थी और सिर्फ इसलिए। ये सुनते ही मान उसे अपने गले से लगा बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप, और तुम्हें कौन कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे पागल, इस घर में सारे तो मेरे भाई बहन हैं, इकलौता तुमको मैंने कभी बहन नहीं माना क्या? ये काफी नहीं है मेरे प्यार को बताने के लिए? ये सुनते ही रूही के रोते हुए चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी मान बोलता है, तुम मेरी जिंदगी हो रूही, मेरा परिवार हो, पर मेरी जिंदगी में इतनी उथल पुथल चल रही है कि तुम समझ नहीं पाओगी। तभी रूही बोलती है, मैं सब समझती हूँ मान, और आपने जो कहा मैं उसमें आपका साथ भी दे रही हूँ। शायद उस डिसीजन से घर वालों को बहुत तकलीफ भी हो, पर मैं आपके साथ हूँ। ये सुनते ही मान उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो और बिलीव में मुझे इस काम के लिए सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। यदि तुम मेरी मदद ना करती तो मैं इस चीज में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। रूही मान के गले लग जाती है। वही मान उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोनों के ही शरीर पर ठंडी हवा लग रही थी। तभी मान को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उससे पूछता है, कैन आई किस यू? ये सुनते ही राही गुस्से में बोलती है, मान ये सब पूछने वाली बात होती है? रूही को चिढ़ते देख मान हंसते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। रूही भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही काफी पैशन के साथ किस करते हुए वह अपने हाथ जैसे ही रूही के नाइटी को पका ऊपर की तरफ उसके थाई से ऊपर करता है, तभी रूही बोलती है, मान आज 4 दिन का पीरियड है। ये सुनते ही मान अपने बेकाबू हो चले सांसों को रोककर अपना चेहरा रूही के गर्दन में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वही रूही की आंखों में आंसू आ जाता है और वह मन में बोलती है, सॉरी भाई, सॉरी माँ पापा, आज मुझे आप दोनों और अपने पति में से अपने पति को चुनना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आयु अब पक चुकी थी। आधा घंटा हो चुका था पर वेद था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, या फिर यूं कहा जाए कि वेद जानबूझकर आयु के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। आयु जिसे अब अपने और बर्दाश्त नहीं कर पाती, वह अपने बुक कॉपी को सब एक जगह समेटती है और खुद के बालों को जुड़ा बनाकर वेद के पास खड़ी हो जाती है।
वेद एक नजर आयु को देख बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें सोना नहीं है क्या? ये सुनते ही आयु उसके गोद से लैपटॉप एक साइड हटाकर वो उसकी गोद में बैठ जाती है और उसका चेहरा ऊपर कर बोलती है, आपके सामने आपकी इतनी हॉट बीबी बैठी है और आपको काम की पड़ी है। ये सुनते ही वेद उसे घूरते हुए, पर मुझे तो तुम कहीं से हॉट नहीं दिख रही हो। ये सुन आयु एक नजर खुद को देखती हैं, जिसने इस समय एक शर्ट और लोअर नाइटवेयर कैरी किया था। अपने आप को देखते ही आयु उसे घूरकर देखती है और वेद के चेहरे पर मुस्कान देख उसके भी चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह वेद के गोद में अच्छे से बैठ वह अपने शर्ट के 2 बटन खोलते हुए बोलती है, अब मैं आपको हॉट दिख रही हूँ। ये देखते ही वेद आयु को देखने लगता है। तभी आयु अपने 2 बटन और खोल देती है और बोलती है, अब वही वेद की अब हाथों की मटकी बनने लगती है। तभी आयु अपने सारे शर्ट के बटन को खोल देती है और उसके अंदर से उसकी हॉट बॉडी दिखने लगती है, जिस पर एक ब्लैक कलर की सिर्फ इनरवियर पहनी हुई थी, जिसे देख वेद की सांसें से तेज चलने लगती है। तभी आयु अपने शर्ट को अपने कंधे से सरका देती है, यह महसूस होते हैं वेद उसे कमर में हाथ डाल उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। वही आयु अपनी आंखें बंद कर कसकर उसके बालों में हाथ डाल खींच लेती है। वेद काफी तेजी से आयु के गर्दन को चुमे जा रहा था। आयु की भी अब सांसें भारी होने लगी थी। भले उसने शुरुआत की थी, पर वेद जब भी वाइल्ड होता था तो हट उसी को होता था, पर फिर भी वह अपने आप को उसे सौंपने से कभी नहीं रोक पाती थी। वही वेद उसके कमर पर अपने हाथ चलाते हुए उसके गर्दन को चूमने लगता है और उस पर बाइट करने लगता है। यह महसूस होते हैं आयु की आह की आवाज निकल जाती है। वही वेद आयु के शर्ट को खींचकर बाहर फेंक देता है और आयु के बॉडी को देख उसके सीने पर अपने सर को रख देता है और उसे कसकर अपने गले लगा लेता है। यह महसूस होते ही आयु के शरीर में एक कर्क सा दौड़ जाता है। वही वेद थोड़ी देर नॉर्मल होकर सोफे पर पीछे हो जाता है, जिससे आयु उसके गोद में दोनों तरफ अपने पैर कर उसके सीने पर हाथ रख वह उसके गर्दन को चूमने लगती है। धीरे धीरे वह उसके सीने पर किस करने लगती है। किस ऐसे ही करते करते वह उसके गालों को चूमने लगती है, फिर वह उसके होठों पर करीब जाती है और रुक जाती है। तभी वेद अपनी आंखें खोल उसे देखता है और वैसे ही उसके पीछे से बालों में हाथ डाल अपने होठों पर खींच लेता है और उसे काफी पैशन के साथ किस करने लगता है। ये होते ही आयु अपनी रही कहीं कसर भी अपने आप को ढीला छोड़ देती है और दोनों ही एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चूमने लगते हैं। वेद उसे वहीं सोफे पर लेकर लेट जाता है और उसकी पीठ पर हाथ चलाते हुए उसे वैसे ही किस किया जा रहा था। आयु के बाल खुल पूरे उसके पीठ पर बिखर जाते हैं। फिर एक हाथों से उसके बालों को समेत अपने हाथों में पकड़ उसे काफी शिद्दत से किस किए जा रहा था। वही वेद उसे अपने गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर उसे लेटा देता है और लाइट्स को धीमा कर वो उसके पूरे बॉडी को चूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ निरुपमा अपने रूम में सोई हुई थी। तभी उसके रूम में एक परछाई आती है और धीरे धीरे निरुपमा के पास जाती है और वह परछाई उसके पास बैठ वह उसे देखने लगता है। धीरे धीरे वह परछाई निरुपमा के पास जा उसे अपनी बाहों में समेट लेता उसे कसकर जकड़ लेट जाता है। ये कोई और नहीं राणा था। अनाउंसमेंट फॉर दिस चैप्टर, यह एक रिपीट चैप्टर है। आई नो आप सभी के कॉइन्स यूज होते हैं, पर हमारी भी कुछ मजबूरी होती है रिपीट चैप्टर भेजने की, क्योंकि इतनी मेहनत में एक दिन भी ना लिखना कंपनी वालों का बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। पर मैं आप सभी के कॉइन्स वेस्ट नहीं होने दूंगी जो आज नहीं लिखी हूँ। कल मैं डबल चैप्टर का एक बड़ा चैप्टर लिखूंगी, जिससे एक ही कॉइन्स में आप आज और कल दोनों का चैप्टर पढ़ पाएंगे। बनारस जाने के बाद आकर लिखना थकान दे देता है। अब आगे। वेद के ऑफिस में वेद बैठे इस समय काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है। वेद ऊपर नहीं देखता है, तभी दरवाजा खोलकर उसके सामने मान खड़ा हो जाता है। वह अभी भी अपनी नजरें ऊपर नहीं करता। तो मान बोलता है, भाई मुझे आपसे कुछ बात करना है। ये सुन वेद, जिसके हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे, रुक जाते हैं। वह सामने मान को देखते हुए बोलता है, मैं यहाँ किसी का भाई नहीं, सिर्फ बॉस हूँ। तो कंपनी से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो बोलो। तभी मान उसे घूरते हुए, अगर आप यहाँ पर किसी के भाई नहीं है तो कल आपने मेरी और रूही के बीच में क्यों बोला? क्योंकि एक बॉस किसी की पर्सनल लाइफ में तो नहीं बात करता। ये सुनते ही वेद उसे घूरने लगता है और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो? ये सुनते ही मान बोलता है, मुझे आपसे कल इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए था। तभी वेद अपनी चेयर पर टिकते हुए, यानी कि तुम गलत हो मान? बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी सही हूँ, बस आपसे मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए था। ये सुनते ही वेद के आईब्रो ऊपर हो जाती हैं और वो उसे घूरते हुए बोलता है, गेट आउट।
मान हूँ क्या कहा आपने? वेद उसे घूरते हुए, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। आई सेड गेट आउट। मान वेद को देखते हुए वहां से निकल जाता है। वेद एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, सारे के सारे निठल्ले मेरे ही मत्थे पर चढ़े हैं। ये बोल अपना काम करने लगता है। वेद के केबिन से निकलने पर लिफ्ट से जैसे ही वह नीचे आता है वैसे ही उसकी टक्कर वर्षा से हो जाती है। तभी वर्षा अपने माथे को सहलाने लगती है। तभी मान आगे बढ़ते हुए, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? वर्षा मुस्कुराते हुए, नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा। तभी पीछे से वर्षा बोलती है, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। मान उसकी तरफ देखता है तो वर्षा बोलती है, सर क्या मेरी वजह से रूही में नाराज हैं? सर आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई कड़वाहट हो तो सर मैं सच बता रही हूँ सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो इसके आगे कुछ बोल पाती कि मान थोड़ी ऊंची आवाज में, मिस वर्षा हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि किसी तीसरे के आने पर वह टूट जाए। रिश्ते में हर किसी में उच्च नीच होती रहती है, जरूरी तो नहीं उसके वजह से हमारा रिश्ता टूट जाए, इसलिए आप बेफिक्र रहेंगे कि वह चला जाता है। मान चला जाता है और वर्षा उसे देखते रह जाती है। तभी कोई उसके कंधे पर कोई हाथ रख बोलता है, बहुत टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से यह सभी हाथ नहीं आने वाले। वर्षा उस लड़की की तरफ देखते हुए, एक्सक्यूज मी, यह आप क्या कह रही हैं? तभी वह लड़की, जो कोई और नहीं शैली थी, जिसके आंखों पर चश्मा, पिंक कलर का सूट पहने, जो शक्ल से बड़ी ही मासूम लग रही थी, पर उसकी बातें ऐसी कि वर्षा हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी शैली उसके चेहरे के हाव भाव देखते हुए, अरे यार, मेरे कहने का मतलब सर, सभी अपने अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा प्योर हैं। इतनी आसान नहीं है कि वह किसी और के चक्कर में पड़ जाए, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी तुम्हारी और मान सर की बात सुनी। ये सुन वर्षा एक गहरी सांस लेकर, थैंक यू शैली, नहीं तो न जाने मेरे मन में क्या क्या चल रहा था। वह चली जाती है। वही शैली उसके जाते ही उसे देख बोलती है, मुझे अपना काम जल्द से जल्द शुरू करना होगा। ये बोल वह चली जाती है। वही शाम का वक्त, निरुपमा भी अब तक घर आ चुकी थी। वह अपने मीटिंग के बाद डायरेक्ट सिंह विला ही आई हुई थी। निम्मी और मयंक और रुद्र, जो बुआ दादी के साथ उनके आश्रम गए हुए थे, क्योंकि बुआ दादी ज्यादातर आश्रम में ही रहती थी, तो उन्हें अपने गुरु का आशीर्वाद भी दिलाना था। और कुछ दिन तक पूजा दादी के जिद की वजह से वह सभी वहां रुके थे। वही रीमा जी सीमा से कहती है, तुमने सारी तैयारी कर ली कि नहीं? तीज व्रत है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, घर में नई बहू का ये पहला तीज का व्रत है। तभी सीमा बोलती है, हाँ दीदी, मैंने सब तैयारी कर ली है। तभी दादी बोलती है, सीमा तुम मीनू बहू को याद दिला देना। सीमा बोलती है, हाँ माँ, मैं उससे कह दिया है और उसे याद भी है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तभी वहां पर आयु कॉलेज से आती है। आयु को आया देख रीमा बोलती है, आयु बेटा आप फ्रेश होकर आओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आयु हाँ मैं सिर हिला अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर में वह फ्रेश होकर बाहर आती है, तब तक आलिया भी वहां पर आ चुकी थी। तभी रीमा बोलती हैं, बेटा आपको पता है ना कि कल तीज का व्रत है? ये सुनते ही आयु हाँ में सिर हिलाती है। तभी सीमा बोलती है, और यह आपका पहला व्रत है, मैं चाहती हूँ बेटा कि आप यह व्रत रखो। जानती हूँ पहली बार है, वह इतना ही कह पाती है कि आयु उनसे कहती है, माँ यह मेरी पहली व्रत नहीं है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो आयु सिर नीचे किए हुए बोलती है, यह मेरी 6वीं व्रत है। ये सुनते ही सभी उसे देखने लगते हैं, तो रीमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, तो उसके चेहरे के ऊपर करते हुए, क्या आप वेद के लिए व्रत पहले भी रखती थी? आयु हाँ में सिर हिलाती है, तो रीमा उसके माथे को चूम लेती है। तभी आलिया मुंह बनाते हुए, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, जब देखो तब सब कोई इसी से बात करता है। अरे यार, मैं भी हूँ, मुझे भी व्रत करने के लिए कोई कहे। तभी रीमा बोलती है, बेटा आप भी व्रत रह सकते हो, पर आपके पेट से हो और इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, खड़ा व्रत आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तभी आलिया जिद करते हुए, नहीं माँ, मुझे भी रहना है। तभी रेहान वहां पर आते हुए, तुम कोई व्रत रख नहीं रखोगे? सभी रेहान को देखते हैं, तो रेहान बोलता है, इस बार तुम्हारा व्रत मैं रखूंगा। आलिया उसकी दूर से ही नजर उतारते हुए है, मेरा सोना पति, तुम तो कितने अच्छे हो, पर अफसोस यह व्रत लड़कियां रखती हैं और मैं ही रहूंगी, बोल वह मुंह बना लेती है। तभी रीमा कहती है, नहीं बेटा, जब किसी परेशानी की वजह से घर के लेडीज की व्रत नहीं रख पाती तो उनके पति उनके रख सकते हैं। या सुन, आलिया कुछ और बोलने वाली होती है कि सभी उसे चुप कर देते हैं। तभी रेहान बोलता है, तुम्हें मेरे बच्चे की चिंता हो ना हो, पर मुझे है, और मैं नहीं चाहता कि उसे भूख लगे और उसे तुम कुछ ना दो। उसकी इतनी केयर भरी बात सुन सभी मुस्कुराने लगते हैं। रात लगभग हो चुकी थी। सभी अपने ऑफिस से घर पर आ चुके थे।
वेद भी अपने कमरे से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। वही सीमा थोड़ी उदास थी, तभी डोर बेल बजती है तो सीमा जाकर डोर खोलती है। डोर खोलते ही सामने उसे साहिल और तेज दिखते हैं, जो थोड़े थके हारे थे। तेज को देखते ही सीमा उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। उसके ऐसा करते ही सभी खड़े हो जाते हैं। तेज को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि यह हुआ क्या। तेज पूछता है, क्या हुआ सीमा, तुम रो क्यों रही हो। सीमा फिर भी कुछ नहीं बोलती। तभी आयु जाकर सीमा को पीछे से पकड़ती है तो सीमा अपना सर निकलती है। भी रीमा बोलती है, आपने इतने दिन से कॉल नहीं उठाया था, इसीलिए उसकी गंगा जमुना बह रही है। ये सुनते ही तेज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके आंसू पोंछते हुए, आप भी ना सीमा, मुझे ना एकदम से परेशान कर देती हैं। उन दोनों की इतनी मिलाप देख साहिल बोलता है, माँ मैं भी आप ही का बेटा हूँ और इतने दिन से मैं भी गया था, तो थोड़ा मेरे लिए भी रो लो कि पति ही सब कुछ है आपके लिए। सुनते ही सीमा की नज़र साहिल बजती है और उनके आंखों से आंसू हो जाता है, पर उसकी बात सुन उसके सिर पर चपत लगा देती है। ये देख साहिल उनके गले लग जाता है। सभी मुस्कुराने लगते हैं। वही मान माही को और पीहू को दोनों को अपनी गोदी में उठाकर वहां लाता है। पीहू नीचे उतरती है और जाकर वेद की गोदी में चढ़कर बैठ जाती है। वही वेद उसे अच्छे से अपने गोद में एडजस्ट कर लेता है। तो वही मान माही को लेकर बैठता है। रूही एकटक मान को देख रही थी, पर मान इग्नोर कर रहा था, या सभी घर वाले अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे। भीस भी खाना परोसते हैं और सभी खाने लगते हैं। तभी पीहू बोलती है, पापा हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और उसमें आप लोगों को भी आना है। वही बात माही भी कहती है। भी वेद बोलता है, ओके, या बोल उसे फोग में सलाद लगाकर उसके मुंह में खिला देता है। ये देख आयु बोलती है, बाप बेटी बिल्कुल घास खाने वाले। वही माही खुश होकर बोलती है, आपको पता है आज हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है और पता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। भी मान बोलता है, अच्छा तो मुझे भी अपना ब्यूटीफुल मैं से मिलना कर जाना। एल माही खुश होते हुए, ओके पापा। इस या बात सुन सभी उसे घूरने लगते हैं तो मान हिचकते, अरे मेरे कहने का मतलब कि ऐसी कौन सी महंगाई है जो मेरी बच्ची इतनी खुश है, बस इतनी सी ही बात है, कोई कुछ नहीं बोलता। वही रूही उदास होकर अपना खाना खा रही थी। सभी लोग डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आयु और सीमा दोनों ही किचन में काम करने के लिए चली जाती है। तभी निरुपमा बोलती है, मैं भी आप दोनों की कुछ हेल्प करूँगा। सुनायु मुस्कुराते हुए, आप ही बातें ध्यान में रख सकती हैं। ये सुनते ही निरुपमा सारे बर्तन को कपड़े से पूछ स्टैंड में रखने लगती है। कुछ देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वही वेद अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था और मोबाइल चला रहा था और पीहू को सुला उसके कमरे में आता है तो देखा है अभी भी आयु नहीं आई हुई थी। ये देख उसका वेट करने लगता है। तभी आयु रूम में आती है। वो मिरर के सामने जाकर चेयर पर बैठ जाती है और अपने हाथ और गर्दन पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने लगती है। वेद की नजर आयु पर ही जाती है। भी आयु उठती है और अपने कॉलेज बैग ला बेड पर बैठ जाती है। ये देख वेद की आंखें छोटी हो जाती है। वह उसे देखते हुए, ये सब क्या है। आयु एक बुक निकाल उसे देते हुए, आप मुझे इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग को पढ़ा दीजिए, कल मेरा वो खड़ूस टीचर बहुत कुछ पूछने वाला है। ये क्या वेद की गोद में सर रख लेती है। ये देख वेद आंखें छोटी करके, मिसेज सिंह ये हमारे सोने का समय है, आपको नहीं लगता कि हमें अब आराम करना चाहिए। तभी आयु बेफिक्रे से, अभी मैं बहुत यंग हूँ और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। वेद उसे घूरते हुए मन में बोलता है, ये फिर से मुझे इनडायरेक्ट बुढ़ा कह रही है। तभी आयु उसे जिद करते हुए बोलती है तो वेद उस बुक को लगभग 2 मिनट तक कुछ उलट पलट कर देखता है। उसके बाद वह आयु को समझाने लगता है। 5 मिनट भी नहीं बीतता उसे आयु की आंखें बंद दिखती है, जो वह गहरी नींद में सो चुकी थी। ये देख वेद एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है और आयु को अच्छे से बेड पर सुला देता है और फिर बुक रख वह भी आयु के बगल में लेट जाता है। आयु और एनी का आमना सामना, लार टपकना, लड़के में खराबी, पीहू माही का राणा को परेशान करना। अब आगे, जब आयु की सुबह नींद खुलती है तो घड़ी के सुबह 7 बजे बज रहे थे। ये देख वो उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर अपने बगल में सोए वेद पर जाती है, जो पेट के बल नीचे लेटा हुआ था। उसकी पीठ आयु के सामने था। ये देख आयु को अपनी पिछली रात की हुई हरकत याद आती है तो उसे शर्म सी आ जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तभी वह आगे बढ़ती है, फिर रुक मुस्कुराते हुए वेद के माथे को चूमती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निरुपमा की भी आंखें खुलती है। वह अपनी आंखें जैसे ही खोलती है उसे महसूस होता है जैसे उसे किसी ने पकड़ा है। यह महसूस होते ही उसकी आंखों में जो थोड़ा बहुत नींद भी था वह तुरंत खुल जाता है और वह सामने देखती है तो किसी आदमी की पीठ उसके सामने दिखती है। ये देख वह चिल्लाने की होती है भी कुछ सोच चुप हो जाती है।
वही राणा जो अब तक निरुपमा के उठने पर जाग चुका था और निरुपमा के होने वाले रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, और कुछ ना होते देख वह अपना चेहरा निरुपमा की तरफ घुमाता है तो देखता है निरुपमा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। राणा निरुपमा को रोते हुए देखता है तो बोलता है, क्या हुआ, मेरी शक्ल या मेरी मौजूदगी इतनी बुरी है जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आए? इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ, कम से कम तुम हैप्पी हैप्पी तो रहोगी। ये बोल वह उठकर जाने का नाटक करने लगता है। तभी आशिमा उसके ऊपर आ उसके दोनों तरफ से जकड़ कर पकड़ लेती है और अपना सर उसके सीने पर रख रोने लगती है। राणा थोड़ा गुस्से में, बस बहुत हुआ, तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हारे आंसू देखने नहीं आया हूँ। तभी अपना सर उठा अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगती है। यह महसूस होते ही राणा निरुपमा के मनोभाव को समझ जाता है कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। यह महसूस होते ही वह अपने दोनों हाथ निरुपमा के कमर में बांधकर उसे अपने नीचे कर लेता है और निरुपमा के आंसुओं को अपने होठों से पीते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, अब रोना नहीं, क्योंकि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। ये सुनते ही निरुपमा उसे कसकर गले लगा लेती है। वही राणा भी उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लेता है। तभी रूही जो बेख्याली में निरुपमा के रूम में आती है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि वहां पर कोई और हो सकता है, वह राणा और निरुपमा को ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के इतने पास देख अचानक उसे थोड़ी चीख निकल जाती है और अगले पल वो सॉरी सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखने निरुपमा कुछ कहने की होती है कि राणा उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होंठ बिना किसी वार्निंग के रख देता है। यह महसूस होते ही निरुपमा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके बालों में अपने हाथों को फंसा लेती है। वहीं नीचे अब तक सभी लोग उठ चुके थे। वही आज संडे होने की वजह से आयु भी आज घर पर रुकी हुई थी। वहीं नीचे सभी अपने सुबह के ब्रेकफास्ट पर थे। आयु सभी को चाय देती है तो पीहू आयु से बोलती है, मम्मा चलो ना, आज घूमने और पिकनिक पर चलते हैं। ये सुनते ही आयु सभी को चाय दे उसे अपनी गोद में उठा सोफे पर बैठ बोलती है, क्यों पीहू को होमवर्क नहीं करना है कि आज पीहू को घूमी करना है? ये सुनते ही पीहू मुंह बनाते हुए, मम्मा हमें कितना दिन हो गया हम बाहर नहीं गए, प्लीज ना चलो। पीहू को ऐसे जिद करते देख रीमा उसे अपने पास बुलाती है तो पीहू रीमा के पास चली जाती है। तो रीमा जी उसकी प्यारी से छोटे छोटे गालों को अपने हाथों में लेते हुए, बच्चा को घूमने जाना है। ये सुनते ही पीहू जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है। तभी पीछे से माही बोलती है, हमको भी जाना है घूमने नानी। तो रीमा जी उसे भी अपने पास बुलाती है और बोलती हैं, ओके तो आज आप सभी और मम्मा सभी लोग आज घूमने जाएंगे, ठीक है? ये सुनते ही पीहू और माही खुश हो जाते हैं। तभी पीहू बोलती हैं, हम दोनों रेडी होकर आते हैं। रीमा, हाँ बिल्कुल। ये सुन दोनों ही अपने कमरे में भाग जाते हैं। तभी आयु बोलती है, माँ इस तरह से हम उनकी जीद को पूरा करेंगे तो फिर उनको अपनी बात मनवाने की लत लग जाएगी। ये सुनते ही रीमा जी बोलती है, यू बेटा बच्चों की उम्र ही है, यही अभी उसने गलत क्या कहा उसके मन में आया और उसने कहा, और वह ऐसी जीद बार बार नहीं करती है। और रही बात घूमने की, तो वाकई में घर में सभी लोग अपने अपने में इतना बिजी हैं, कोई घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। और वैसे भी नवरात्रि आ रही है, देशमुख विला भी जाना है, तो तुम सभी वहां के लिए और नवरात्रि की शॉपिंग कर लो। आयु कुछ नहीं कहती और हाँ में सिर हिला देती है। तभी दादी बोलती हैं, और आयु तुम अपनी उस दोस्त को भी बुला देना। तभी वेद नीचे आता है और आकर सोफे पर बैठ अपने पेपर को पढ़ने लगता है। तभी निरुपमा और राणा अपने कमरे से बाहर आते हैं। उन्हें देख सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी सीमा बोलती है, तुम कब आए राणा? अब क्या करूं बुआ, आप मुझे इतना याद ही कर रही थी कि मुझे आना ही पड़ा। ये बोल जाकर सभी के पैर छूता है तो सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। सभी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि राणा एक बहुत टफ मिशन पर गया हुआ था और उसके बाद हर कोई बस एक ही उम्मीद करता था कि वह जल्द से जल्द आ जाए। आज निरुपमा का भी चेहरा खिला हुआ था। तभी राणा बोलता है, मैंने अभी अभी सुना आप सभी घूमने की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहला नंबर मेरा। तभी रूही बोलती है, हाँ भाई हम सभी घूमने की प्लान बना रहे हैं, अब बस डिसाइड करना है कहाँ जाना है, क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी है। तभी राणा निरुपमा से बोलता है, तो मिसेज आप भी तैयार हो जाइए। तभी वेद की आवाज आती है, मिस रॉय हमारी मीटिंग है, याद है ना? ये सुनते ही निरुपमा का मुंह बन जाता है और वो बेचारा सा मुंह राणा को दिखा देती है। तो राणा उसके पास जाकर बैठा है और बोलता है, अब तुम इतने बोरिंग हो तो क्या तुम मेरी भी बीवी को बोरिंग बना दोगे? जो भी मीटिंग है तुम खुद हैंडल करो। इनफैक्ट तुम्हारी कंपनी में इतने लोगों को पैसा क्यों देते हो, किसी को भी हायर करो।
आयु जो वेद के आने से उसके लिए काफी लेने चली गई थी वो उसके पास लेकर आती है। वेद उसे कॉफी को ले एक सिप लेते हुए बोलता है, मेरे पास इतनी फालतू टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें जो करना है करो। ये सुनते ही राणा का मुंह बन जाता है। तभी वह उठकर आयु का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वैसे भाभी जी मेरे हिसाब से अच्छा ही है, हम सभी इंटरेस्टिंग लोगों के बीच में एक खड़ूस जाकर क्या करेगा। वैसे भी मैं आप सभी के साथ चलता हूँ, आप सभी के साथ। यह बोल निरुपमा को देख मुंह बनाकर जाकर रीमा जी के पास बैठ जाता है। वहीं निरुपमा और वेद दोनों ही उसे बुरी तरीके से घूर रहे थे। कुछ देर बाद सभी लंच कर चुके थे। वेद भी तैयार हो चुका था और वह अपने कमरे में जाकर अपना मोबाइल लैपटॉप उठाता है तो उसकी नजर आयु पर पड़ती है। आयु वेद को खुद को देखता पाकर वह उठती है और वेद के पास जाकर बोलती है, सर वह मुझे। ये कह वो शांत हो जाती है। तभी वेद एक आईब्रो उठाते हुए, क्या हुआ। तभी आयु खुद के हाथों को फंसा हिचकते हुए बोलती है, वह मुझे। वह वेद के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह अपने जेब से अपना वॉलेट निकालता है और उसमें से एक गोल्ड प्लेटिनम कार्ड उसके हाथों में थमा बोलता है कि यह अनलिमिटेड है, तुम्हें जितने शॉपिंग करना हो कर सकती हो। ये सुन आयु के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और खुश होती हुई बोलती है, थैंक यू सो मच। ये बोल जाने लगती है तो वेद हाथ पकड़ अपने पास खींच लेता है और आयु को देखते हुए बोलता है, अब इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ये सुनते ही आयु ना समझ में उसे देखने लगती है तो वेद आयु को खींचकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और उसे अपने गोद में खींच उसके गर्दन पर अपने हाथ रख उसको थोड़ा झुक उसे किस करने लगता है। यह इतना अचानक से होता है कि आयु समझ नहीं पाती पर अगले ही पर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेद उसे काफी ज्यादा डीपली किस करने लगता है। वेद लगभग 5 मिनट बाद आयु को अपने पास खींचने लगता है। तभी आयु को वेद की गोद में कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब उसे उस चीज का अनुभव हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह झटके से वेद से दूर होकर भागकर वॉशरूम में चली जाती है। वेद एक नजर आयु को जाते हुए देखता है और एक नजर खुद को, जो आयु के करीब आने से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। वह सोफे पर लीन होकर एक गहरी गहरी सांस लेने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद वह उठकर नीचे चला जाता है। वहीं दोपहर के समय एक बड़े से मॉल के सामने एक गाड़ी रुकती है। उसमें से पहले रूही और फिर आयु निकलती है और पीछे से राणा पीहू माही निकलते हैं। राणा उन दोनों को देखते हुए, तुम दोनों जाओ अपने शॉपिंग करो, मैं बच्चों को लेकर शॉपिंग करता हूँ और उन्हें दिखाता हूँ। दोनों ही अंदर चली जाती हैं। अंदर जाते ही आयु के अचानक किसी से टक्कर होती है। आयु गिर पाती तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए, तुम्हें लगी तो नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। आयु अपनी नजरें उठाकर देखती है तो सामने खड़ी लड़की को देखते रह जाती है। इतनी ज्यादा खूबसूरत कोई फॉरेनर लग रही थी पर खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। अपने को देखता पाकर और लड़की अपने हाथ हिलाते हुए, है क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम। तभी आयु अपना सिर ना मिलाते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, और आई एम सॉरी, गलती मेरी भी थी। पर आप एक फॉरेनर होकर इतनी अच्छी हिंदी। तभी वह लड़की, जो कोई और नहीं एनी थी, वह आयु को देख बोलती है, जैसे हर किसी को कई तरह की लैंग्वेज सीखना पसंद है वैसे ही मैं भी या यूं कहूँ मेरी सारी फैमिली हिंदी भाषा में इंटरेस्ट है क्योंकि हमें इंडिया काफी पसंद है। आयु एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, वह तो देखने में ही लग रहा है। तभी एनी, यू आर सो गुड, तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम यहाँ पर शॉपिंग करने आई हो। आयु हाँ में सिर हिला देती है। तभी आन्या बोलती है, मैं भी यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ। पर उसका इतना ही कहना और रुकना देख आयु बोलती है, पर क्या। तभी एनी बोलती है, मैं यहाँ को किसी को जानती नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे और क्या चीज खरीदूं। क्या तुम कुछ समय के लिए शॉपिंग पार्टनर बन सकती हो। ये सुनते ही पीछे से रूही जो आ रही थी वह बोलती है, हाँ क्यों नहीं, चलिए हम दोनों भी शॉपिंग करने ही आए हैं। ये सुनते ही एनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह उन दोनों के पास से चली जाती है। दरअसल एनी को आयु काफी स्वीट और काफी सुंदर लगती है और शायद इसी वजह से वह उसे फ्रेंडली होना चाहती थी। नहीं तो इतनी सुंदर लड़की देख लोग बस उससे फोटो ही खींचवाने लगते थे। सभी को लग रहा था एनी कोई फॉरेनर है और वह यहाँ पर घूमने आई है। आयु, एनी और रूही तीनों ही मॉल घूमने लगते हैं। वहीं एनी मॉल में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आयु उसके पास आते हुए, एनी आपको किस तरह के कपड़े चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये सुन एनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो बोलती है, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जिससे इंडियन लड़के किसी की तरफ आकर्षित हो। ये सुनते रूही पीछे से हंसते हुए, यानी लव सब का मामला है।
ये सुनते ही एनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ साथ थोड़ी नाराजगी भी थी, जिसे देख आयु बोलती है, क्या हुआ? एनी बताती है, मुझे कोई पसंद आया है बट वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। ये सुनते ही आयु उसे घूरते हुए, जरूर उस लड़के में कोई खराबी होगी जो आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखता है। ये सुनते ही एनी तो जैसे चने के झाड़ पर चढ़ गई थी। वो उसे देख बोलती है, यानी मैं आप लोगों को भी खूबसूरत लगती हूँ ना? तो पीछे से रूही आयु के कंधे पर हाथ रखते हुए, इसमें कोई शक? ये सुनते ही एनी बोलती है, तब आप बताओ मुझे किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? ये सुनते ही आयु एनी के हाथ को पकड़ती है और उस लेडीज रो की तरफ ले जाती है और उधर से वह साड़ी के सेक्शन में जाकर वह एनी के ऊपर साड़ी लगाने लगती है। काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद वह एक ब्लू कलर की काफी हल्की, जो कि ट्रांसपेरेंट की थी, उस साड़ी को पसंद करती है, जिसके बॉर्डर पर काफी खूबसूरत वर्क किया गया था। वह सिंपल देखने में था पर काफी लग्जरी रूप दे रहा था। उस साड़ी को देख एनी बोलती है, कितना ब्यूटीफुल साड़ी है, पर इसका मैं क्या करूंगी? तभी आयु बोलती है, आपको पता है कि इंडियन लड़के किसी भी लकड़ी की तरफ अट्रैक्ट साड़ी पर ज्यादा होते हैं। ये हमारा मानना है, आप एक बार ट्राई करना। ये सुनते ही एनी आयु के गले लग बोलती है, मैं उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये सुनते ही आयु मुस्कुरा देती है, वहीं एनी उन दोनों से मिलकर वहां से चली जाती है। रूही एनी को जाते हुए देख बोलती है, क्या जमाना आ गया है, अब फॉरेनर लड़कियां अब इंडियन लड़के में इंटरेस्टेड हैं। आयु मुस्कुराकर अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करते हुए बोलती है, जमाना बदल गया है मैडम, अब अच्छे अच्छे फॉरेनर हमारे यहाँ जॉब पाने के लिए आते हैं। देखी नहीं हो फिल्मों में पीछे जितनी भी डांसर होती है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर ही होती हैं। उसकी बातों को मानते हुए रूही बोलती है, हाँ जहाँपना हम आपके बातों से सहमत हैं। ये बोल दोनों ही हंसने लगते हैं। वही आयु बोलती है, चलो अभी हमें सभी के लिए साड़ी सेलेक्ट करना है और बच्चों के लिए कपड़े। आज हमें काफी समय लगने वाला है। दोनों ही हमें सिर हिलाकर एक साथ कपड़े सेलेक्ट करने चली जाती हैं। तभी पीछे से शिप्रा आते हुए बोलती है, मैडम आपने हमें भी बुलाया है, जरा मुझे भी याद कर लो। ये सुनते ही आयु शिप्रा को घूरते हुए बोलती है, हमने तो आपके यहाँ पर बहुत पहले ही आने के लिए बोला था, पर आप मैडम पूरे 45 मिनट लेट हैं। ये सुनते ही शिप्रा छोटा सा मुंह बनाकर बोलती है, यार मैं क्या करूं, रास्ते में वह भेलपुरी वाले अंकल दिखा गए और मन ललचा गया। वहां पर गई एक खाई तो दूसरा प्लेट खाने का मन किया। ऐसे ही करते करते मैं 4 प्लेट भेलपुरी खाई हूँ, बता नहीं सकती हूँ क्या लाजवाब था। उसकी ऐसी तारीफ भेलपुरी की सुन रूही और आयु के भी मुंह में पानी आ जाता है। उन दोनों को लाल टपकते देख शिप्रा अपने बैग से पैक कार्रवाई हुई भेलपुरी निकालते हुए बोलती है, अब यहीं पर तुम दोनों लार मत गिरा देना, मैं तुम दोनों के लिए भी लाई हूँ। मैं जानती थी मेरे बताने के बाद यही हाल होने वाला है। शिप्रा के हाथों में भेलपुरी देख दोनों ही झपट पड़ती है और खाकर उसके बाद शॉपिंग करने का सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा दोनों बच्चियों के हाथों को पकड़ते हुए कभी इधर जाता तो कभी उधर। बेचारे की हालत खराब थी, उसे लगा था वह काफी अच्छे से बच्चों को संभाल पाएगा, पर दोनों ने ही अपने दोनों अलग अलग डिमांड से काफी नचाया था राणा को, जिससे वह एक जगह थककर बैठ जाता है। तभी पीहू उसका हाथ खींचते हुए बोलती है, चलो ना अंकल, हम ना इस बार गेम एरिया में चलते हैं। ये सुनते ही राणा बोलता है, मेरी माँ तू तो अब मुझे बख्श दे, अब मैं नहीं चल सकता और तुम दोनों मेरे पीछे पड़े हो। अरे कभी इस तरह से अपने बाप को भी परेशान करोगी तो उन्हें भी समझ आएगा कि हाँ बेटी क्या होती है। ये सुनते ही दोनों की दोनों उसे घूरने लगते हैं, जिसे देख वह अलर्ट होते हुए बोलता है, अरे मेरे कहने का मतलब था कि तुम सबको अपने पापा को भी यहाँ लाना चाहिए था, पर नहीं। तभी पीहू घूरते हुए, मेरे पापा बिजी रहते हैं, वो फालतू के बैठे नहीं रहते हैं। ये सुनते ही राणा का चेहरा देखने लायक था और वो पीहू को घूरते हुए, मैं तुम्हें फालतू दिखता हूँ? ये सुनते ही पीहू मासूमियत से हाँ मैं सिर हिलाती है। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज होती है। सभी पीछे जैसे ही राणा की नजर जाती है, वैसे ही वह उसे देख बोलता है, कौन हो तुम? पीहू और निखिल की नोकझोंक, निखिल का पोपट बनना। अब आगे पीहू की यह कहने पर कि राणा फालतू है। ये सुनते ही राणा का चेहरा उतर जाता है और वह पीहू को घूरने लगता है और मन में बोलता है, सच में ये छोटा वेद है। तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है। राणा पीछे देखता है तो एक लड़का था जो पेट पकड़कर हंस रहा था। ये सुन देखते ही राणा की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए बोलता है, कौन हो तुम और यह बत्ती सी क्यों फाड़ रहे हो, निकलो यहाँ से।
तभी वह लड़का हंसते हुए आता है और बोलता है, अब जब इतना अच्छा जोक किसी बच्ची ने मारा हो तो हंसना तो बनता है, क्यों बेटा। ये सुनते ही पीहू उसे घूरते हुए, पर मैंने कोई जोक नहीं मारा, ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा उतर जाता है, जिसे देख राणा हंसने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर हंस रहे थे। वही पीहू और माही दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो यह क्या बात हुई, बिना बात की बात हंसी। तभी वह लड़का, जो कोई और नहीं निखिल था, वह पीहू को घूरते हुए, क्यों छोटा पैकेट, तुम्हें मेरी बेइज्जती करवाने में बहुत मजा आया क्या। ये सुनते ही पीहू उसे घूरते हुए, आप है कौन, तुम्हें आपकी बेइज्जती करूंगी, जानना पहचान, और आप मुझे ऐसी बात करो जैसे बहुत जानते हो। ये सुनते ही अब निखिल को अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी वह हकलाते हुए, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तभी पीहू अपने कमर पर हाथ रखते हुए, जरा मुझे भी तो बताओ आप है कौन। पीहू और निखिल को ऐसे आमने सामने देख निखिल के पीछे खड़ा धीर उसको कंधे से खींचते हुए, क्या तुम बच्ची से कंपेयर कर रहे हो। ये देखते ही पीहू बहुत प्यार से धीर को देखते हुए, चलो कम से कम अंकल आपको तो बुद्धि है, जरा इस बड़े पैकेट के रूप में इस छोटे धमाका को समझाइए कि बिना बात पर हंसना पागल कहलाता है। ये बात मेरी मम्मा बोलती है। ये सुनते ही निखिल चीरते हुए, तुम्हारी मामा की ऐसी की तैसी, वह इतना ही कह पाती है कि तभी उसके मुंह पर एक घुसा लगता है। वह घुसा तेज तो नहीं था, क्योंकि उसे पीहू ने मारा था, और वह आंखें बड़ी कर बोलती है, आपने मेरी मम्मी को ऐसी की तैसी बोला। उन दोनों में बात बढ़ता देखा राणा सामने आ जाता है, पर दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी वहां पर पीहू की नजर आयु पर जाती है, तो वह वहां पर आते हुए, क्या हुआ यहाँ पर, क्या बात हुई। तभी आयु को आता देख निखिल बोलता है, देख रही हो आयु कितनी बदतमीज लड़की है, इसे बड़ों से कैसे बात करना चाहिए इतना तक नहीं पता। ये सुनते ही आयु उसे घूरने लगती है, तो वही पीहू आयु से कंप्लेंट करते हुए, स्वीट हार्ट देखो ना ये कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि बच्चियों से कैसे बात करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे को एकदम टक्कर दे रहे थे। तभी शिप्रा आती है और पीहू को अपने गोद में उठाते हुए बोलती है, वो क्या है ना बेटा, या जो लड़का है ना इसके पास की जो दिमाग है ना वह उसके घुटने में है, तो बेटा उसमें उसकी गलती नहीं है। ये सुनते ही पीहू कुछ सोचते हुए, तभी तो मैं कहूँ कि बिना बात की ये हंस क्यों रहे थे। वहीं निखिल को अपनी बेइज्जती समझ आने लगती है और वह शिप्रा को घूरते हुए, शिप्रा तुझे, मैं, ये सुनते ही वह शिप्रा की तरफ झपटता है। शिप्रा तुरंत पीहू को अपनी गोदी से उतरती है और दौड़कर भाग जाती है। वहीं निखिल उसके पीछे दौड़ता है। तभी रूही बोलती है, ये दोनों कितने बच्चे की तरह भाग रहे हैं, क्या ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही दोनों रुक जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, नेवर, हम कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो सकते हैं। या वह थोड़ा एक दूसरे को देखते हैं तो फिर से निखिल पीहू की तरफ होती है। तभी निखिल किसी से लड़ते लड़ते बचता है। सामने से एक लड़की बाहर जा रही थी, उसे देख के कहता है, यार क्या हॉट लड़की है। वो लड़की जिसने स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, जिसमें उसकी लंबी लंबी टांगे दिख रही थी, बाल छोटे छोटे, स्किन बेहद गोरी, को बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये सुनते ही शिप्रा उसे देखकर बोलती है, सच में इतनी सुंदर लग रही है। भी निखिल बोलता है, काश इसकी में इससे मेरी सेटिंग करवा देते हैं। तभी शिप्रा बोलती है, तो फिर तुम्हारे उसे चश्मिश का क्या होगा। ये सुनते ही निखिल बेख्याली में मुंह बनाते हुए, अब चश्मिश तो मुझे भाव दे नहीं रही है, तो क्यों ना मैं तब तक दूसरे से ही काम चला लूं। ये सुनते ही किसी का एक जोरदार घूंसा उसके पीठ पर पड़ता है। वो पीछे देखी है तो वहां पर मिही खड़ी थी, उसको देख निखिल होश में आता है और पीछे खड़ी चश्मिश को देख 2 कदम दूर होते हैं। बोलता है, उई माँ, वह इतना ही कर पता है। भी वो मिही बोलती है, मुझे पता था कि तुम जैसे छिछोरा लड़के ऐसे ही हरकत करोगे, इसलिए तो मैं तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं। ये कहवह चली जाती है। सभी उसकी हालत देख हंसने लगते हैं। वहीं निखिल शिप्रा को बोलते हुए, ये सब तेरा किया धरा है, तूने क्यों बुलाए। तभी शिप्रा बोलती है, मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों यहाँ पर थोड़ी टाइम पास करोगे, मुझे क्या पता था यहाँ पर लड़कियों को देखकर तुम लार टकाने लगोगे। तभी आयु उन सभी के पास आते हुए, ठीक है, हमें नवरात्रि के लिए, हमें अपने सारे फैमिली के लिए कपड़े चाहिए और आप सभी हमारी मदद करोगे और हम सभी थोड़ा घूम भी लेंगे। सभी सहमत हो जाते हैं और सभी जाकर साड़ियों के क्षेत्र में बैठ जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि के लिए लगभग सभी को साड़ी ही चाहिए था। निक और एनी का वेद के घर पर आना, एनी का रीमा को प्रभावित करना, आलिया मीनू का शक। अब आगे पीहू और निखिल की अनबन से वहां का माहौल चेंज हो जाता है। सभी को पीहू एक बड़ी और समझदार लग रही थी और निखिल बच्चे जैसी हरकत कर रहा था।
कुछ देर बाद सभी शॉपिंग करने लगते हैं, जिसमें कि रूही आयु घर के हर मेंबर के लिए कपड़े सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि देशमुख फैमिली के पूरे लोगों के लिए तो वही सिंह फैमिली के लिए ही सभी के लिए कपड़े पसंद करते हैं, और साथ में ही बच्चों के लिए और जेंट्स के लिए भी। इस समय वहां पर इतनी ज्यादा शॉपिंग बैग हो गई थी कि वहां पर खड़ा राणा उन सभी शॉपिंग बैग को घूर रहा था और मन ही मन बोल रहा था, आखिर क्यों मैं यहाँ आया, बल्कि मैं अपनी बीवी के साथ ऑफिस चला गया होता तो उसके साथ कुछ क्वालिटी समय भी बिता सकता था। उसके चेहरे का रंग उड़ा देख रूही उससे मस्ती करते हुए बोलती है, तो भाई आपको पता है ना शॉपिंग करने वाले के साथ आने वाला क्या करता है। राणा रूही को घूरते हुए, हाँ हाँ मुझे सब पता है, ये बोल वह बैग उठाता है। वहीं निखिल राणा की हालत देख मुस्कुरा रहा था, तभी धीर भी बैगस उठाते हुए बोलता है, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। गाड़ी में रखने के लिए राणा उसे एक स्माइल पास कर देता है। ऐसे ही लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है। नवरात्रि की शुरुआत भी हो चुकी थी। आज से 9 दिन का नवरात्र शुरू होने वाला था, जिसमें घर में माता जी की मूर्ति को प्रस्थापित करना था। वही रीमा जी के कहने पर देशमुख फैमिली से भी सभी लोग आए थे। इस समय सिम्मी अपने हाथों में अपनी बच्ची को ली हुई थी। सिम्मी जब घर में आती है तो आयु दौड़कर जाती है और बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है और बोलती है, कितनी प्यारी है। ये बोल वो उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है, जिसे देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। वो अंदर आने की होती है कि मीनू उसे रोकते हुए, आयु रुको। सभी मीनू की तरफ देखते हैं तो मीनू अपने हाथों में आरती की थाल लिए सिम्मी और उसकी बच्ची को टिका लगाते हुए उसे अंदर बुलाती है। तभी पीहू भी दौड़ते हुए बोलती है, मम्मा मुझे भी डाल को दो, मुझे भी उसे देखना है। ये बोल उसे छोटी सी बच्ची के नाक मुंह को छूने लगती है। वही सिम्मी जो अब काफी बेहतर हो गई थी, वह सभी बैठते हैं। वही रघु जो अपना मुंबई में ही बिजनेस को सेटअप कर चुका था, उन्हें भी सब बुलाते हैं, दोनों ही वहां पर आते हैं। निम्मी और मयंक भी आ चुके थे, सभी परिवार एकत्रित हो गए थे। घर काफी भरा भरा लग रहा था। तभी वेद नीचे आता है तो आयु जब वेद को देखती है तभी वेद अपना चेहरा मोड़ देता है। ये देख आयु को हंसी आ जाती है। कुछ देर पहले ही वेद कुर्ता पजामा नहीं पहनना चाहता था, जिसे आयु ने जिद कर उसे जबरदस्ती पहनाया था। वहीं कुछ देर बाद अमर, रीमा, सीमा और तेज चारों ही घर में माता जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। सभी नई पीढ़ी को ही सोच रहे थे, पर हर किसी का यही कहना था कि जो परंपरा चलती चली आ रही है उसी को निभाया जाए। कुछ देर बाद पंडित जी अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके बाद वह चली जाते हैं। तभी रेहान जाकर वेद से बोलता है, भाई मिस्टर निक हमसे मीटिंग करना चाहते हैं। ये सुन वेद रेहान को देखता है। तभी रीमा जी जब मीटिंग का नाम सुनती है तो वह दोनों को घूरते हुए बोलती हैं, हमने आप सभी को मना किया था ना कि पूरे 9 दिन तक आप सभी को बाहर नहीं, घर के ही अंदर रहना है। जो भी आपको काम करना हो घर से करें। तभी वेद कहता है, मासा पर यह जरूरी मीटिंग है। तभी रीमा जी डांटते हुए, हम ये सब नहीं जानते, जैसे घर के सभी लोग रुके हैं वैसे आप लोग को भी रुकना है, पर यदि इतनी ही जरूरी मीटिंग है तो आप उन लोगों को अपने घर पर मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। हमारा घर इतना भी छोटा नहीं है, इतना बड़ा बैकयार्ड है, आप जाकर वहां पर मीटिंग करें। रीमा की बातों से वेद भी कुछ सहमत सा लग रहा था। तभी रेहान बोलता है, हाँ भाई मॉम सही तो कह रही है। ये सुन वेद हाँ में सिर हिला उन लोगों को यहाँ बुलाने की बात कर लेता है। लगभग 2 बजे तक आयु को शिप्रा का फोन आता है। आयु जो इस समय सभी को चाय दे रही थी, क्योंकि आज हर कोई फास्ट था। नवरात्रि के पहले वाले दिन तो वह सभी को चाय दे रही थी। तभी वह फोन रिसीव करती है तो शिप्रा बोलती है, आयु सुनना, अभी मुझे अपने पापा से 2 कंपनी के बारे में पता चला है और उन लोग को मैंने अपना डेमो भेजा है और उन्होंने हाँ बोल दिया है। ये सुन आयु खुशी के साथ, ये तो अच्छी बात है। तभी शिप्रा बोलती है, और वह मीटिंग आज ही करना चाहते हैं। तो आयु थोड़ा मायूस होकर, पर यार मॉम तो बाहर जाने से मना की है। तभी आयु बोलती है, अरे यार कोई भी बहाना बनाकर चल, जरूरी है, अगर यह भी कैंसिल होता है तो फिर हम आगे का सोचेंगे ना। ये सुन आयु हम बोल फोन कट कर देती है। वह सभी को चाय देकर कुछ सोच रीमा से बोलता है, माँ वह मुझे शिप्रा ने यही पास की मार्केट में बुलाया है, उसने बोला है कि 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। रीमा मना तो करना चाहती थी, पर शिप्रा जो आयु की अब बेस्ट फ्रेंड थी वह उसे मना नहीं कर पाती है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि शिप्रा और प्रीतम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुन वह हाँ में सिर हिला देती हैं। तभी आयु की नजर वेद पर जाती है जो उसे ही घूर रहा था।
ये देख आयु अपना सर खुजलाते हुए, इन्हें तो मनाना माँ से भी काफी ज्यादा टफ है और कैसे घूर रहे हैं एकदम बागड़ बिल्ला के जैसे। ये बुदबुदाते हुए अपने कमरे में जाती है। तभी वेद अपने कमरे में जाता है तो देखता है आयु अपने बैग को लेकर निकल रही थी। ये देख वेद उसे घूरते हुए, जब तुम्हें शॉपिंग पर जानी है तो इतने बड़े बैग का क्या काम। आयु जब वेद को शक करते हुए देखते हैं तो वह अपने आप को मजबूती से संभालते हुए बड़ी ही आराम से बोलता है, अब एक लड़की बिना पस के बाहर जाएगी आपने कभी देखा है? भले ही छोटू सा, लेकिन हर लड़की के पास अपना एक बैग होता है। वेद ये सुन उसे शिद्दत से घूरने लगता है। तो वेद उसके पास आते हुए, आपको नहीं लगता कि आप मुझसे कुछ ज्यादा दूरी बनाई हुई है? ये सुन आयु हकलाते हुए, वो नवरात्रि है ना, ये कह अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी वेद उसे घूरते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है मिसेज सिंह आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? ये सुनते ही आयु आंखें बड़ी कर बड़ा सा ना में सिर हिलाती है। ये देख वेद जैसे ही उसके पास पहुंचने लगता है, आयु जोर से बोलती है, माँ आप। ये सुनते ही वेद जैसे ही पीछे घूमता है वैसे ही आयु तुरंत भाग जाती है। ये देख वेद दांत पीसते हुए आयु। तभी रेहान अंदर आते हुए, भाई वह लोग पहुंचने वाले हैं। ये सुन वेद हाँ में सिर हिलाता है। रेहान चला जाता है तो वेद किसी को कॉल कर, मैडम का ख्याल रखना और मुझे उनकी सारी डिटेल चाहिए कि वह कहाँ पर गई हुई है। उधर से जी बॉस के फोन कट कर देता है। वही आयु जिसने आज व्हाइट कलर की बेहद जरी वाली लॉन्ग सूट पहनी हुई थी और उसे पर एक ब्लू रंग का दुपट्टा, बालों को उसने पोनी बनाया हुआ था। बाल में एक नाम मात्र का सिंदूर जो दिखने से पता भी नहीं चल रहा था, और शायद वही गले में मंगलसूत्र जो कि ओढ़नी से ढकी हुई थी। आयु दौड़ते हुए नीचे आती है और बाहर को भागती है। वह गेट से जैसे ही खोलती है वैसे ही एक बड़ी सी कार ब्लैक रंग की चमचमाती हुई गेट के अंदर जाती है। अंदर निक जॉन बैठा हुआ था। किसी को इस तरह भागते देख वह एक बार अपनी नजरें कार से बाहर करता है तो उसे साइड फेस दिखता है। वह अचानक अपना चश्मा नीचे पर देखता है तो वह उसके आंखों से ओझल हो चुकी थी। वह मन में बोलता है, क्या ये वही लड़की है? फिर खुद ही सोचते हुए, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं या बोल वह सामने देखता है तो एक बड़ा सा हवेली नुमा घर देख उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो वही उसकी बगल में बैठी एनी जो चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी में डोर के पास पहुंच जाती है। इतनी बड़ी गाड़ी आते देख सभी एक पल के लिए बाहर देखने लगते हैं। तभी उसमें से एनी और निक जॉन बाहर निकलता है। दोनों बाहर जैसे ही निकलते हैं वैसे ही वहां पर रेहान को खड़ा पाते हैं। रेहान उन्हें वेलकम करता है। तभी निक की नजर सामने खड़े मान पर जाती है। मान को देख वह थोड़ा आश्चर्य होकर, आप मानव प्रताप सिंह, आई एम राइट? मान मुस्कुराते हुए मान हाँ में सिर हिलाता है। तो निक एनी की तरफ देखते हुए, एनी तुम्हें याद है जब अचानक एक बार मेरे ऊपर हमला हुआ था? उस समय उन्होंने ही मुझे बचाया था। ये सुन एनी मुस्कुराते हुए मान को हेलो कहती है तो मान भी उसे वापस से हेलो कहती है। मान और रेहान दोनों ही उन लोगों को अंदर बुलाता है। एनी तो पूरे घर को ही निहारने में लगी हुई थी। एनी की खूबसूरती देख वहां पर खड़े सभी लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे। ये सोच शायद लोगों की नजर एनी पर हो। वह नजरें जैसे ही चारों तरफ घुमाती है तो जितने भी उस घर के बाहर गार्ड लगे थे, जो कि दर्जनों में थे, सभी का चेहरा नीचे था। ये देख एनी को जहां गुस्सा आता था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन में बोलती है, तो मिस्टर सिंह की तरह उनके गार्ड भी है, इंटरेस्टिंग। शायद यही सब चीज था जो एनी को अपनी तरफ खींच रहा था। वह अपने कदम अंदर रखती है तो घर के सभी लोग जब सामने एक लड़की को जो कि एक साड़ी पहनी हुई थी उसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। हैरानी की वजह एक फॉरेनर की साड़ी पहनना था। मान और रेहान जाकर सभी को निक और एनी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एनी तो जैसे ही यह सुनती है कि सामने रीमा जी वेद की मां है तो वह जाकर उनके पैर छू लेती है। ये देख निक को खांसी आ जाती है और वह खांसने लगता है, जिसे देख एनी उसे तिरछी नजरों से घूरने लगती है। तो निक खुद को कंट्रोल कर वह भी नमस्ते करता है। उन दोनों को हिंदी में नमस्ते करते देख सभी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहीं एनी दादा दादी के भी पैर छूने जाती है। उसे पैर छूना बिल्कुल नहीं आ रहा था पर वह फिर भी पूरी कोशिश कर रही थी। ये देख कहीं ना कहीं आलिया को हंसी आ रही थी और वो मीनू को देख बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला है? तभी मीनू कहती है, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। ये कह दोनों एक दूसरे को आई विंक करती हैं। वही दादा दादी आन्या को दूर से ही आशीर्वाद देते हुए बोलती है, बेटा दिल में इज्जत होनी चाहिए, ये पैर छूना ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुन एनी मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है।
तभी सभी की नजर सीढ़ियों से आते हुए गेट पर जाती है जो अपने मोबाइल में देखते हुए नीचे आ रहा था। एनी की नजर जैसे ही वेद पर जाती है वो उसे ही देखने लगती है। ये देख निक जब तक कोई एनी को देख पाता तब तक निक उसे अपने हाथों से हिलाकर उसे प्रेजेंट में ला देता है। तभी एनी खुद को संभालते हुए अपने नजरें इधर उधर कर लेती है। आयु का रिजेक्शन करना, एनी की नजरें वेद पर डील फाइनल, आयु का गुस्सा। अब आगे वेद जब नीचे आता है तो एनी की नजर उस पर जम सी जाती है। उसको ऐसा बिहेव करते देख निक उसके हाथों को दबाकर उसे प्रेजेंट में लाता है। वह एक बार चारों तरफ देखता है कि कहीं किसी ने एनी को ऐसी हरकत करते हुए देखा तो नहीं, क्योंकि वह इंडियन कल्चर से अच्छी तरह से वाकिफ था। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। वहां पर मीनू सभी के लिए कॉफी लाकर देती है। वही कॉफी को देखते ही एनी का मुंह बन जाता है, पर वह फिर भी काफी लेकर पीने लगती हैं। सभी को निक और एनी काफी पसंद आते हैं। तभी सीमा, जो कब से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, अब उसे रहा नहीं जाता, वह पूछ ही लेती है। अच्छा बेटा जी, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? निक मुस्कुराते हुए, जी आंटी पूछिए। तभी सीमा बोलती हैं, आप लोग इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? कितनी भी हिंदी आप लोग सीख ले, पर एक फॉरेनर होने के नाते कुछ तो आप हिंदी में डिसबैलेंस तो होनी चाहिए। ये सुनते ही निक मुस्कुराहट के साथ, आंटी एक तरह से मैं इंडियन भी हूँ और फॉरेनर भी। सीमा उसे ना समझ में देखते हुए, मतलब? तो निक बताता है, दरअसल मेरी मॉम इंडियन थी। सभी को अब समझ आ जाता है। तभी निक आगे बोलता है, मेरी मॉम इंडियन होने की वजह से उन्होंने हमें इंडियन कल्चर से कभी दूर नहीं रखा, इसलिए हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है। तभी निम्मी, जो वहां पर बैठी हुई थी, वह पूछती है, अच्छा तो क्या आपकी मम्मी पापा की शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये सुनते ही निम्मी मुस्कुराते हुए, उन दोनों लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज। निक पापा बिजनेस मीटिंग के लिए इंडिया आए हुए थे और उसी समय उन्होंने माँ को देखा और उन्हें मॉम से प्यार हो गया था। तभी वेद वहां से उठते हुए एक एरिया की तरफ चला जाता है, जिसका साफ मतलब था कि अब जो भी बात हो काम की बात हो। रेहान, जो निक और एनी कॉफी पी चुके थे, उन दोनों को देख बोलता है, मिस्टर जॉन चलिए मीटिंग कर लेते हैं। एनी का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, वह इन लोगों के साथ कुछ देर और बैठना चाहती थी, या फिर यूं कहा जाए कि वह इन लोगों पर अपनी थोड़ी छाप छोड़ना चाहती थी, पर फिलहाल में वह मीटिंग के लिए आई थी, इसलिए वह भी उठकर निक के साथ चली जाती है। सभी एक पीछे ग्राउंड की तरफ जाते हैं, जहां पर चेयर लगी हुई थी और बड़ी सी टेबल थी। उसको देखते हुए एनी फिर से अपने नजरें घुमाने लगती है। वह रेहान से बोलती है, आपका घर काफी खूबसूरती से बनाया गया है। रेहान मुस्कुराते हुए, जी यह सारे घर का डेकोरेशन से लेकर हर चॉइस सारी मेरी माँ का है, क्योंकि मेरी माँ एक राजघराने की है, इसलिए जब उन्होंने इस घर पर अपना रिनोवेशन करवाया था तो उसी स्टाइल से करवाया था। ये सुन दोनों काफी प्रभावित होते हुए बोलता है, आपके कहने का मतलब कि यहाँ पर लड़कियों को हर छूट दी जाती है? वह इसके आगे कुछ का पाता कि रेहान मुस्कुराते हुए, जी यहाँ पर हर औरत के बातों का सम्मान किया जाता है, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल में मेरी माँ का ही यहाँ पर राज चलता है। ये सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। वही एनी की नजर सामने बैठे चेयर पर जाती है, जो गार्डन की एरिया पर वहां पर बना हुआ था। सभी वहां पर जाकर बैठते हैं तो वेद निक की तरफ देखते हुए, मिस्टर जॉन इतनी शॉर्ट नोटिस पर आपकी मीटिंग, हमें कुछ समझ नहीं आया। ये सुन निक काफी प्रोफेशनली होते हुए बोलता है, दरअसल हमें आपका प्रोजेक्ट पसंद आया था और हम ये डील आपको देना चाहते हैं। ये सुन वेद की आईब्रो उठ जाती है और वो बोला, अगर ऐसी बात थी तो उसके लिए मीटिंग इतनी अर्जेंट? निक एक नजर अपनी बहन एनी को देखता है, फिर अगले ही पल बोलता है, मिस्टर वेद, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये बात यहाँ पर ही नहीं, हमारे कंट्री में भी फेमस है कि सिंह कारपोरेशन अपने काम और दिए हुए समय के काफी पक्के होते हैं, और मैं यहाँ पर आया था आपसे ही अपना काम करवाने। पर वेद उसे देखने लगता है तो निक आगे बोलता है, पर कहा जाता है ना कि जब तक चार चीजों को देखकर संतुष्टि ना कर ली जाए तब तक चैन नहीं आता है। बस मेरी मीटिंग रखने का यही सबसे बड़ा रीजन था कि मैं हर उन लोगों में को मौका भी देना चाहता हूँ कि शायद कोई आपसे बेस्ट हो। बस इसी वजह से मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वेद अपने हाथ बांधते हुए निक को देखे जा रहा था। तभी निक कहता है, जैसा कि आपने सुना, हम इंडियन हैं क्योंकि मेरी मॉम इंडियन थी, तो उनके यहाँ पर पैतृक घर है। मेरी मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है, ये बात जहाँ तक मुझे पता है आप पता कर चुके होंगे। रेहान उसे देखने लगता है तो निक मुस्कुराते हुए, हमने भी आपके बारे में पता की है कि आप किसी के साथ भी अपनी डील करते हैं, उसकी पूरी बायोडेटा निकाल लेते हैं।
वेद काफी इम्प्रेस होता है। तभी निक आगे बोलता है, और मैं यहाँ पर अपनी मॉम के घर को रेनोवेशन करवाना चाहता हूँ। दरअसल उनके घर काफी ओल्ड टाइप का है। बहुत बड़ा तो नहीं है पर छोटा भी नहीं है, और मैं उसे घर के लिए एक डिजाइनर चाहता हूँ, और मेरे हिसाब से आप मुझे अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं ऐसी कौन सी डिजाइनर को अपने घर को रिनोवेशन का काम दूँ। ये सुनते ही रेहान को पहला नाम आयु का आता है, पर कुछ सोच वह चुप हो जाता है। कुछ देर तक सभी की आपस में बात होती है, पर इन सब से उलट एनी जो एक टक वेद को देख रही थी, पर वेद को यह ना लगे कि वो उसे देख रही है, इसलिए वह एक बार पूरी ग्राउंड को देखती, फिर एक बार नजरें उठाकर वेद को। ऐसे ही उनकी 1 घंटे तक मीटिंग चलती है। लगभग शाम हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आयु और शिप्रा दोनों ही एक कॉफी कैंटीन में बैठे हुए थे, और वो कब से किसी का इंतजार कर रहे थे। आयु चिढ़कर शिप्रा को देखते हुए, शिप्रा मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर आज मुझे घर पर कुछ सुनने को मिला। तो ये सुनते ही शिप्रा मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, यार मैं क्या करूं? साला बुढ़ा अब इस तरह से टाइम चेंज कर दिया तो हम कर ही क्या सकते हैं? और वैसे भी हमें उन लोगों की जरूरत है, ना कि उन लोगों को मेरी। तभी शिप्रा को गलत साबित करते हुए आयु बोलती है, यही थॉट रखोगी तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगी। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी हमें उनकी जरूरत है उन्हें भी हमारी उतनी ही जरूरत है। शिप्रा हाथ जोड़ते हुए, ओके मेरी माता। तभी वहां पर एक 40 से 45 साल का एक आदमी आता है, और वह दोनों को देखकर बोलता है, क्या हमारी मीटिंग आप ही से थी? मैं एनएस कंपनी का मालिक हूँ। ये सुनते ही आयु और शिप्रा, जिसका चेहरा अब उतर चुका था और चेहरे पर कोई अब खुशी बची नहीं थी, फिर भी बची कुची हिम्मत से एक स्माइल पास करते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी वह सभी उन दोनों को बैठने का बोलते हैं। उस आदमी का एक असिस्टेंट भी था, और वह भी आकर वहां पर बैठता है। तभी वह आदमी, जिसका नाम शंकर प्रसाद था, वह बोलता है, तो हमें पता चला आपके आइडिया के बारे में, हमें काफी यूनिक लगा, और सच बता रहा हूँ हमें आप जैसे लोगों की ही जरूरत है, जिनके अंदर काम करने का जज्बा होता है। ये सुन दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी आयु अपनी प्रोजेक्ट को समझाती हुई उनसे बोलती है, ये हमारी जो भी प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगी, और काम ये रही हमारी कंपनी की डिटेल। और हम यह नहीं कहेंगे कि हम आपको बहुत ज्यादा बेस्ट देने की उम्मीद दे सकते हैं, पर हम आपसे इतना कह सकते हैं कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें अपने टीम वर्क पर भरोसा है, और आप हमारे काम से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये सुन सामने बैठा शख्स मुस्कुराते हुए, आपकी कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया, मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ये सुन शिप्रा और आयु के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो चुकी थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सामने वाला इंसान उसके सामने एक पेपर रखते हुए बोलता है, यह मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। ये सुनते ही दोनों ही उस फाइल को लेकर पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वह फाइल को पढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। तभी पूरी फाइल पढ़ने के बाद आयु उन्हें घूर कर देख बोलती है, मिस्टर प्रसाद हमें एक इन्वेस्टर की जरूरत है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। ये सुनते ही शंकर आराम से चेयर पर बैठते हुए, तो किस तरह से चाहती है आप मिस सिंह, और कैसा कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो? तभी आयु भी कॉन्फिडेंस से बैठते हुए उनकी तरफ देख बोलती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सीधे सीधे लिखा गया है कि इस पार्टनरशिप में हमें 30% और आपको 70% मिलेगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह क्यों? ये सुन शंकर का असिस्टेंट रोनित बोलता है, मैं शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आप सभी एक बिगनर है, और उस हिसाब से आपको 30% भी बहुत बड़ी बात है। उसकी बातों को बीच में काटते हुए आयु, एक्सक्यूज मी, हम बिगनर हैं जरूर, पर हमारा प्रोजेक्ट कोई सड़ा गला नहीं है जो हम इस तरह से कॉपरेट करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को 50-50% पर करना पसंद करेंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने इतनी मेहनत की हुई डिजाइन्स को और इतने सबको हम आपको 70% पर देंगे। इससे हमारा क्या प्रॉफिट होगा? क्या हम आपको हमारे माथे पर बेवकूफ लिखा है? एनी का पागलपन, आयु का गुस्सा, प्यार भरे पल नजर रखना। अब आगे आयु और शिप्रा एक मीटिंग के लिए बैठे थे। सामने शंकर के कहने पर कि वो उसे 30% के पार्टनरशिप करेगा, तो आयु गुस्से में हो जाती है, और वो उसे देखते हुए बोलती है, क्या आपको हम बेवकूफ दिखते हैं, या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है? ये सुनते ही शंकर चेयर पर आराम से बैठते हुए, मिस आयु सिंह यही नाम है ना आपका? तो मैं आपको बता दूं, मैं इस बिजनेस फील्ड में पूरे 10 साल से हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जो आपके साथ 50-50 पर पार्टनरशिप भी कर सके। तो ये सपना देखना भूल जाए, क्योंकि आप एक बिगनर है। बिगनर को एक मौका ही दे रहा हूँ।
यही बहुत बड़ी आपके लिए होनी चाहिए क्योंकि मैं एक रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के ऊपर पैसा लगाकर। ये सुनते ही आयु वहां से उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बिगनर हूँ कि क्या हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे खुद पर विश्वास है और जब मेरी बातों का सामने वाले को कोई वैल्यू ना हो तो फिर इसके आगे बात करना सब बेकार है। ये बोल वेटर को बुलाती है जो काफी और पानी देकर गया था। वह वेटर के हाथों में पैसा रखती है और वहां से चली जाती है। ये देख शंकर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह अपने असिस्टेंट को देख बोलता है, इसको पता लगाओ या किस किससे मिलती है और क्या करती है। उसका असिस्टेंट उसे ना समझ में देखने लगता है। तो अपने असिस्टेंट के चेहरे के भाव को समझते हुए शंकर बोलता है, मुझे उस लड़की के डिजाइन्स चाहिए, हर हाल में मुझे वह लड़की अपने साथ कंपनी में कॉर्पोरेटर चाहिए। ये बोल वो कुछ सोच मुस्कुराने लगता है। वही आयु और शिप्रा का मुंह लटका हुआ था। शिप्रा आयु की तरफ देखते हुए, सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे इतना दूर आना पड़ा और कुछ हाथ भी नहीं लगा, मुझे पहले ही इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। तभी आयु शिप्रा को देखते हुए, तू सॉरी क्यों बोल रही है, इसमें तेरी क्या गलती है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ हमें देखना है। फिलहाल में तो मुझे घर पर निकलना चाहिए क्योंकि शाम काफी हो गई है। ये क्या, वह शिप्रा को बाय कर अपने घर की तरफ चली जाती है। वेद के चेहरे पर इस समय थोड़े गुस्से के एक्सप्रेशन थे। आयु उसकी ना जाने कब से कॉल नहीं उठा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वह चिढ़ा हुआ था कि जब वह घर पर है तो आयु यहाँ पर नहीं है। वह हाल में बैठा कॉफी पी रहा था और वही पीहू उसकी गोद में बैठी हुई थी। वही एनी और निक का सिंह विला आने का रास्ता खुल चुका था क्योंकि रीमा दोनों ही बच्चों को आते जाते रहने को बोला था और दूसरी बात की नवरात्रि मैम पूजा में शामिल होने को भी बोला था। एनी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वहीं कुछ देर बाद आयु जैसे ही वहां पर पहुंचती है, देखती हैं हाल में इस समय घर के सारे मेंबर बैठे हुए थे। ये देख वो हिचकिचाते हुए जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अगर कोई ध्यान से देखता तो समझ आ जाता कि आयु कुछ तो छुपा रही है। तभी रीमा पूछती है, आरू बेटा आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया, आप तो पास के ही मार्केट में गई थी ना। ये सुन आयु बोलती है, मॉम वो हम कुछ दूर पर चले गए थे और वहां पर पार्क में बैठे थे, समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। ये बोल अपना सर नीचे कर लेती है और खुद के ही नाखून खुद में ही धंसाने लगती है। कोई कुछ नहीं बोलता, नहीं तो आयु धीरे से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर नीचे आती है। वह अपनी नजरें वेद से हटाए रहती है क्योंकि वह जब भी सामने आ रही थी वेद उसे ही देखे जा रहा था। रात को सभी एक साथ डिनर करते हैं। डिनर कर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही वेदमान और रेहान तीनों ही इस समय स्टडी रूम में बैठे हुए थे और अपने काम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वहीं पर निरुपमा भी थी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है तो राणा वहां पर पहुंचता है। राणा को आता देख सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो राणा उन सभी को एक बार देखता है और बिना कुछ कहे निरुपमा को अपनी बाहों में उठा लेता है। राणा के इस एक्शन के लिए निरुपमा तैयार नहीं थी। वह हड़बड़ाते हुए वह राणा से बोलती है, क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतरो। तभी राणा निरुपमा को घूरते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम्हारा पति इतने समय के बाद आया है, यह नहीं कि पति से दो बोल बोल ले तो मीटिंग के लिए बैठी हुई हो। अरे क्या करोगी इतने पैसे का, हमें तो सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए और एक बच्चे के लिए इतनी प्रॉपर्टी काफी है, इसलिए ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बोल वह बेशर्मों की तरह वह उसे वहां से उठाकर लेकर चला जाता है। वही निरुपमा मुंह फाड़े सिर्फ राणा की बेशर्मी को देखे जा रही थी। वही राणा उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर बैठा देता है। ये देख निरुपमा बोलती है, शौर्य आपको नहीं लगता कि आपको कुछ शर्म करनी चाहिए, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तभी राणा दरवाजा को लॉक करते हुए बोलता है, यही कि वह अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या इससे भी ज्यादा सोचेंगे तो यही सोचेंगे दोनों ही एक दूसरे से प्यार शेयर करेंगे और वैसे भी उनके पास अपनी खुद की बीवियां हैं, उन्हें उनके पास नहीं जाना है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। ये बोल राणा बिस्तर पर बैठता है। वही राणा निरुपमा को बिस्तर पर लेटा देता है। साइड टेबल पर नाइट बल्ब जलाकर आयु को बिस्तर पर लेटा देता है। बिस्तर पर लेटाते ही उसके बगल में लेट उसके ऊपर आते हुए बोलता है, यार मुझे ऐसे मत देखा करो, तुम्हें पता है ना मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। ये सुन निरुपमा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तो राणा उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है और वो उसके पूरे चेहरे पर चुमने लगता है। उसके ऐसा करते ही निरुपमा राणा के और पास की चली जाती है, जिससे राणा उसे अपनी बाहों में लेकर उसे किस करने लगता है। उसके ऐसा करते ही निरुपमा भी उसका साथ देने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्यार में गुम हो चुके थे।
राणा निरुपमा के पूरे बॉडी को किस किया जा रहा था, वहीं निरुपमा भी अपना सारा प्यार राणा को रिटर्न कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गुम हो चुके थे। कुछ ही देर में निरुपमा की सिसकियां किया और राणा की आहे की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लगभग आधे घंटे की मीटिंग के बाद रेहान भी उठते हुए बोलता है, भाई अब मैं भी चलता हूँ, आलिया को मेरी जरूरत होगी। यह सुन वेद उसे जाने को बोलता है। तो वही मान को बैठा देख वेद बोलता है, क्या तुम्हें नहीं जाना? ये सुन मान एक बार वेद को देखता है और फिर बोलता है, भाई क्या आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया क्या? सुन वेद अपना काम करते हुए, जब तुमने कोई गलती ही नहीं की है तो माफी किस बात की? ये बोल अपना काम करने लगता है। कुछ देर में मान भी अपने कमरे में आता है तो देखता है रूही और माही दोनों एक दूसरे से एकदम चिपक कर सोई हुई थी। ये देख मान माही को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे तक ले जाकर उसको सुला देता है। उसके बाद रूही के पास आकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर बोलता है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, बस थोड़ा समय और चाहिए। ये बोल आंखें बंद कर लेता है। वही वेद जो अपना काम खत्म कर अपने कमरे में जाता है तो देखता है आयु पूरी कंबल लेकर सोई हुई थी। ये देख कमरे में जाकर फ्रेश होता है और उसके बाद वो बाहर आता है। उसने इस समय एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। वो जाकर बेड पर बैठता है तो उसे कुछ कंबल हिलते डुलते दिखता है। तो ये देख वेद की आंखें छोटी हो जाती है। वेद लाइट्स ऑफ कर देता है और कुछ देर तक ऐसे बैठा रहता है। तभी आयु जो कुछ देर पहले ही काम खत्म कर किचन में आई थी, वह वेद के आते ही वह अपनी आंखें बंद कर बिस्तर में लेट जाती है क्योंकि उसके पास अभी वेद के सवालों के जवाब नहीं थे। वही जब वेद के कुछ हरकत ना करते देख आयु अपना कंबल हटाकर वेद की तरफ घूमती है तो डरकर बैठ जाती है और सीने पर हाथ रख वह बोलती है, आप ये भूतों के जैसे बैठे क्यों हैं? मैं डर गई। यह सुनते ही वेद उसे घूरते हुए, मैं तो बैठा ही था, वह तुम हो जो मुझे भूत समझ रही हो, पर मुझे जरा बताओ अभी तक तुम सोई क्यों नहीं हो, और यदि सोई नहीं हो तो ये सोने का नाटक क्यों कर रही हो? ये सुनते ही आयु को जैसे कुछ याद आता है और वो बड़ी सी जमाई लेते हुए, आया मुझे नींद आ रही है, ये बोल वह तुरंत कंबल ओढ़कर लेट जाती है। वेद घूरते हुए आयु गेट अप, पर आयु नहीं सुनती। तभी वह उसकी कंबल खींचता है पर आयु कंबल को कसकर जकड़ी रहती है। थक हार कर वेद बिस्तर पर लेट जाता है। आज वह भी काफी ज्यादा मीटिंग करने की वजह से थक चुका था। तभी आयु कंबल हटाकर वेद को देखती है और जाकर वेद के सीने से लग जाती है। वेद के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो उसके कमर में हाथ डाल उसके कमर को सहलाने लगता है। फिर धीरे से आयु की तरफ मुड़ जैसे ही उसके पास आता है तो आयु आंखें बंद किए ही बोलती है, आज मेरा व्रत है। वेद कुछ कह नहीं पाता और थोड़ा खिसक कर आयु के सीने पर कर रख लेट जाता है। आयु मन में बोलती है, मैंने सुना है कि लड़कियां लड़कों के सीने पर सोती हैं, पर यहाँ तो मेरे साथ रोज उल्टा होता है। ये सोच एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग तो नींद के आगोश में जा चुके थे, पर वही होटल के कमरे में अपने कमरे में लेटी आन्या की आंखों में नींद नहीं था। उसे आज पूरे दिन वेद के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। हालांकि वह बिताए हुए पल सिर्फ वेद को एकटक देखना ही था। फिर उसके सामने इस समय कई सारी फोटोज थी जो उसने सर्च कर वेद की अपने पास मंगवाई थी। वह उसमें से एक फोटो को उठाकर देखते हुए बोलती है, मिस्टर सिंह आप मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट कर देंगे मुझे नहीं पता था। आज तक एनी जान को हर कोई लाइक किया, पर आप इकलौते ऐसे इंसान हैं जिसे मैंने पसंद किया, और जो चीज मैं पसंद करती हूँ वह हर चीज मेरे पास होती है, बाई हुक चाहे क्रुक। ओ छबीला तारा गरबा, मेरे छुबन से इतना फर्क पड़ता है, वेद का शक। अब आगे ऐसे ही नवरात्रि के लगभग 6 दिन बीत जाते हैं। आज अष्टमी का दिन था और माँ का चेहरा खोलने का समय आ चुका था। सभी सिंह विला आए हुए थे। वही रूही अपने कमरे में महाराष्ट्रियन स्टाइल की साड़ी पहन रही थी। तभी मान उसके पास आता है और उसके पास रखे फूल को उसके पीछे चोटी में लगने लगता है। ये देख रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही मान उसके माथे को चूम वॉशरूम चला जाता है। ये देख रूही के आंखों में आंसू टपक जाते हैं। इन कुछ दिनों में मान ने उसे हर वह प्यार देने की कोशिश की थी, पर रूही को हर चीज अधूरापन लगता था। शायद मान के दिल में आज तक वह बात खत्म नहीं हुई थी। रूही का इस तरह से मान के ऊपर विश्वास न करना कहीं ना कहीं मान को बहुत तकलीफ दे दिया था, जो उसके दिल और दिमाग से निकल नहीं रहा था। वही आलिया अपने कमरे में इस समय मुंह फुला बैठी हुई थी। वही रेहान बड़े मजे से अपने बाल को बना रहा था। ये देख आलिया गुस्से में वहीं पर रख हेयर ड्रायर को नीचे फेंक देती है।
ये देख है तो आलिया का चेहरा इतने गुस्से में देख रेहान सकपकाते हुए बोलता है, अलिया तुम्हें क्या हुआ? तभी आलिया उसे घूरते हुए, इतना सज धज कर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? ये सुनते ही रेहान बोलता है, यार मैं तो ऑलरेडी हैंडसम हूँ, मुझे सजने की क्या जरूरत है? वो तो मैं बस बाल बना रहा था। तभी आलिया बीच में बात काटते हुए बोलती है, यह मैं दिन पर दिन मोटी होती जा रही हूँ और तुम अपने आप को इतने हैंडसम दिखा रहे हो। तभी रेहान आलिया के गाल खींचते हुए, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ मोटा हो जाऊं। ये सुन आलिया उसे बुरी तरीके से घूरने लगती है और चीरते हुए बोलते हैं, तुम मुझे इनडायरेक्ट मोटा कर रहे हो। ये सुनते ही रेहान का तो दिमाग ही चकरा जाता है। वह आलिया को देख प्यार से बोलता है, बेबी मैं थोड़ी ना तुम्हें मोटा कह रहा हूँ, वह तो तुमने कहा। ये सुनते ही आलिया फिर से चिढ़ जाती है, बोली, यदि मैं खुद को मोटी कहूंगी तो क्या तुम भी मुझे मोटी कहोगे? आलिया का दिन इस तरह से मूड स्विंग देख रेहान को तो अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा ही क्यों, अब जब सोच ही लिया था तो झेलना भी उसी को था। तभी रेहान आलिया के पेट पर हाथ रखते हुए, बेटा अब जल्दी से आप बाहर आ जाओ, आपकी मम्मी का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। उनका दिमाग पूरी तरह से फट जाए इससे पहले आप उनके सामने आ जाओ ताकि वह थोड़ी हैप्पी हैप्पी रहने लगे। ये सब सुन आलिया उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोलती है, तुम्हें तुम्हें तो मैं देख लूंगी। वहीं दूसरी तरफ निरुपमा जो साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी पर उसे राणा पहनने नहीं दे रहा था। अब निरुपमा चिढ़ चुकी थी। वो गुस्से में राणा को देखते हुए, शौर्य प्लीज ये बचपना करना छोड़ो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? एक तो मुश्किल से साड़ी को संभालती हूँ, ऊपर से तुम बिगाड़ते चले जा रहे हो। ये सुनते ही राणा उसके पास आते हुए बोलता है, यार सच बता दूं, तुम्हें देखकर ना अभी मैं कुछ कुछ करने का मन हो रहा है। तभी निरुपमा उसको धकेलते हुए, बहुत बदमाश हो गए हो, ये कह वह फिर से साड़ी पहनने लगती है। तो राणा उसके हाथ से साड़ी खींचते हुए, मुझे दो, मैं पहनता हूँ। ये कह वह आरू की साड़ी का प्लेट बनाने लगता है और प्लेट को परफेक्ट बना वह उसकी कमर में टक करने के लिए हाथ अंदर जाता है। उसके उंगली को महसूस कर निरुपमा चिहुंक सी जाती है। ये देखकर राणा उसके कंधे का पल्लू ठीक करते हुए बोलता है, क्या बात है, मेरे हाथों के ही छुवन से इतना ज्यादा फर्क है? तो फिर ये बोल अपने होठों को उसके कंधे पर फिराते हुए बोलता है, तो फिर आगे की छूने से क्या होगा? ये सुनते ही निरुपमा जो उसके होठों के छुनन से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, वह तुरंत दो कदम राणा से दूर हो जाती है और उससे साड़ी खींचते बोलती है, मैं खुद कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है। ये सुन राणा हंसते हुए, अच्छा ठीक है, दो, मैं परेशान नहीं करूंगा। ये कह वो उसकी प्लेट बनाने लगता है। वहीं आयु अपने कमरे में तैयार हो चुकी थी। वेद भी अब तक आ चुका था। आयु अपने बालों को जुड़ा बना रही थी तो वेद उसके बालों के जुड़े को खोल देता है और बोलता है, अपने बाल खुला रखा करो। ये सुन आयु मुस्कुरा देती है। तभी वेद एक चुटकी सिंदूर उठा उसके मांग में भर देता है। आयु अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तभी वेद उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए, आज भी तुम एकदम पहले के जैसे ही शर्माती हो। और वैसे भी अब तो नवरात्रि खत्म होने वाला है। उसके बाद इतना ही कह पाता है कि आयु हड़बड़ाते हुए पीछे जाती है और कमरे से निकलते हुए बोलती हैं, आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाना। ये कह वह चली जाती है। वेद के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं निम्मी इस समय पीहू और माही को तैयार कर रही थी। दोनों को ही प्यारा प्यारा छोटा छोटा लहंगा पहनाया गया था क्योंकि शाम को डांडिया था। बड़े लोग तो चेंज करने वाले थे पर बच्चों को वही पहना दिया जाता है। तभी निम्मी उन दोनों को तैयार कर बोलता है, मेरी प्रिंसेस तो एकदम से तैयार है। तभी पीहू बोलती है, आंटी मुझे ये लहंगा अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे कोई दूसरा पहना दो। तभी निम्मी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए, अरे मेरा बच्चा डांडिया में लहंगा ही पहना जाता है, आप वहां पर देखना हर कोई लहंगा पहनेगी और आपकी मम्मा भी। ये सुनते ही पीहू खुश हो जाती है। पूरा दिन भर के पूजा पाठ और आरती और मेहमानों को विदा करते वक्त लगभग शाम हो जाते हैं। शाम को बाहर एरिया में एक जगह डांडिया का प्रोग्राम किया गया था, जहां पर आसरोही सभी ने पार्टिसिपेट किया था। सभी वहां पर पहुंचते हैं। रेहान आलिया को लेकर पहुंचता है। वही आयु अपनी डांडिया लेकर वेद के पास जाते हुए बोलती है, क्या आप मेरे साथ डांडिया खेलेंगे? ये सुन वेद उसे घूरते हुए, मैं ये सब फालतू काम नहीं करता, बाहर तुम जाकर डांडिया खेलो। ये बोल वह मान के साथ बैठ जाता है। ये देख आयु का मुंह बन जाता है। उसको उदास देख पीछे से राणा आते हुए, डोंट वरी, तुम्हारा ये प्यारा सा देवर तुम्हारे सामने है। ये कह वह आयु का हाथ खींचता है और उसे गोल गोल घुमाता है। तभी सॉन्ग प्ले होता है। हाँ हो आवी गई रात, मन फूलों बाटी बाई, प्रेम निया मौसम 6, अब आओ मेरे पास।
रह जाओ मेरे साथ। प्रेम निया मौसम 6। राणा आयु को गोल गोल घुमाने लगता है और दोनों ही अपने डांडिया से दोनों ही इस धुन पर डांस करने लगते हैं। मिल जाए अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां। चौगड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग भेरू जुबे सारी बात रे हाँ। चौगड़ा तारा, ओ छबीला तारा, ओ रंगीला तारा, रंग भेरू दुबे तारी बात रे। वही रूही मयंक के साथ डांस करते हुए अपने डांडिया से बहुत खूबसूरत सा डांस कर रही थी। हालांकि मयंक को डांस करने आता नहीं था और ना ही वह आना चाहता था, पर रूही जबरदस्ती उसे खींचकर उसे खड़ा कर उसके डांडिया पर अपने डांडिया को लगाकर उसके साथ गोल गोल घूमकर डांस कर रही थी। और मयंक कोशिश कर रहा था। वहां पर कम से कम 40 से 50 लोग थे जो अपने अपने पार्टनर के साथ या अपने क्लाजली फ्रेंड के साथ डांडिया कर रहे थे। वही वेद आयु को ही देख रहा था जो बहुत मस्ती भरे फलों से डांस कर रही थी। छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं, सारी सारी रात, सारी सारी रात। वहां पर पूरा सिंह परिवार था, पर एक काफी सारी चेयर लगी हुई थी और सभी वहां पर बैठकर डांडिया का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं पर आलिया बैठी मुंह बना रही थी कि वो डांस नहीं कर सकती थी। वहां पर देशमुख फैमिली भी वहीं पर आया हुआ था। तभी अमन प्रिया को खींचकर डांडिया के बीच में जाता है और डांस करने लगता है। छुप छुप के मुझे देखा तो करे, सारी सारी रात, सारी सारी रात। तभी निम्मी आती है और मान को खींचते हुए ले जाकर उसे जबरदस्ती डांस करने का बोलती है। मान भी उसके साथ डांस करने लगता है। धीरे धीरे सभी अपने पार्टनर चेंज करते हैं और दूसरे पार्टनर के पास जाकर गोल गोल घूमकर डांस करने लगते हैं। वही आयु डांस करते हुए वेद के पास जाती है और उसके गोल गोल घूमते हुए डांस करने लगती है। वही यह सब देखते हुए रीमा और अमा एक दूसरे को देखते हैं तो रीमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वही छोटी माही और पीहू और सभी एक दूसरे के साथ डांडिया खेल रहे थे। वही रुद्र एक तरफ बैठा बस सब कुछ देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर उन दोनों बच्चियों पर जाती है और रुद्र पीहू को देखने लगता है, जिसे देखता देख वेद देख लेता है और उसकी भौहें चढ़ जाती है। मिल जाए अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां। चौगड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग भेरू जुब तारी बात रे हाँ। सभी का पार्टनर चेंज होता है। रूही मान के साथ तो निम्मी मयंक के साथ वही राणा इधर उधर खोजना लगता है। तब तक आयु उसके सामने आ जाती है। चौगड़ा तारा, ओ छबीला तारा, ओ रंगीला तारा, रंग भेरू हुए बात रे। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद डांडिया खत्म होती है। सभी अपने अपने घर पर चले आते हैं। वेद आयु की अनवांटेड करीबी रुद्र वेद में साइलेंट टशन निक और आयु का मिलना। अब आगे डांडिया खेलने के बाद सभी लोग सिंगविल पहुंच जाते हैं। देशमुख फैमिली से भी सभी लोग वहीं पर रुके हुए थे। आयु आते ही सिम्मी के बच्चे के पास ही रुकी हुई थी। काफी रात हो गई थी। सिम्मी उसे सोने जाने के लिए बोलती है पर आयु नहीं जाती। वह बोलती है, भाभी प्लीज ना, मैं क्यूटी को मिल भी नहीं पाती हूँ और आप मुझे भेजने पर तुली हुई हो। देखो ना, ये भी तो जाग ही रही है, इसे अपनी बुआ के साथ मस्ती करना है। उस प्यारी सी बच्ची के साथ खेलने लगती हैं जो ज्यादा नहीं मात्र 20 दिन की थी। तभी तरुण वहां पर आता है और आयु को उसके साथ खेलते देख बोलता है, आयु शायद तुझे पता नहीं है, आज इस बच्ची को देखकर हमें अपना दिन याद आता है। आयु उसकी तरफ देखने लगती है तो तरुण उसके पास बैठते हुए बोलता है, तुझे पता है जब बड़ी माँ को पहली बार तू हुई थी ना तो हमारे घर में कितनी खुशियां थी। और पता है हम दोनों भाइयों ने सिर्फ एक ही प्रार्थना किया था कि हमारी एक छोटी सी बहन हो और शायद भगवान ने हमारे सुन भी ली थी। और तू तो इतनी सुंदर थी ना, मैं क्या ही बताऊं। आज जब तुझे पहली बार ऐसे ही अपने हाथों में लिया था ना, तब फील हुआ था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आयु जब ये सुनती है उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। यह नमी खुशी का था। वह साइड हग कर लेती है। सिम्मी नाइट गाउन पहनते हुए क्लोजेट रूम से बाहर आती है और बोलती है, आप दोनों भाई बहन बच्चे को खिलाना है तो खिलाओ, मैं तो चली सोने। मैं दिन भर से थक गई हूँ। ये सुन सिम्मी आयु को देखती है तो उसकी नजर तभी सिम्मी पर जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, भाभी थक तो मैं भी गई हूँ पर क्या करूँ, बेबी को बहुत खिलाने का मन कर रहा है। फिर उस बच्ची की तरफ देखते हुए, और मैं आपसे सुबह बात करूंगी क्योंकि आपकी बुआ को भी नींद नहीं आ रही है। ये कहते ही वह बच्चे के माथे को चूम लेती है और बच्चे को संभालते हुए तरुण के गोद में देते हुए बोलती है, अब आप अपने पापा के पास जाओ, और दोनों को गुड नाइट बोल चली जाती है। आयु रूम में जाती है तो वेद को बिस्तर पर लेटे आंखें खोल सीलिंग को देखते हुए पाती है।
ये देख आयु जाकर वेद के पास खड़ी हो जाती है और धम्म से बिस्तर पर लेट जाती है। आयु ने इस समय वही लहंगा पहना था। ये देखकर वेद बोलता है, क्या हुआ, आपको कपड़े चेंज नहीं करना? ये कह उसे अपने पास और खींचते हुए बोलता है। आयु ना में सिर हिलाती है। वेद, ओके तो फिर सो जाओ। ये कह वह बोलता ही है तभी आयु में मुंह बना के बोलती है, पर मुझे नहीं सोना ऐसे कपड़ों में। ये सुन वेद उसे घूरते हुए, तो फिर जाकर आप चेंज कर लो। फिर से आयु बोलती है, और मुझे नहीं चेंज करना। आयु खींच जाती है। तभी वेद उसे घूरते हुए, तो फिर क्या करना है आपको? आयु वेद की शर्ट को खींचते हुए बोलती है, आप मुझे ये दे दो। और वह इतना ही कह पाती है और फिर अपना चेहरा वेद की गोद में रख अपने चेहरे को छुपा लेती है। ये देख वेद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह आयु को फिर से सीधा करते हुए बोलता है, अच्छा जी, और अगर इन सब बीच में मैंने कुछ कर दिया तो आयु तपाक से बोलती है, वो नवरात्रि है और आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये सुनते ही वेद उसे घूरते हुए, काफी अच्छे से मेरा एडवांटेज उठा रही हो। आयु अपनी दांत दिखा देती है। ये देख वेद उसे खींचकर बैठा देता है और फिर आयु के लहंगे की चोली की डोरी को खींच लेता है। आयु वेद के सीने पर सर रख देती है। वेद उसके ब्लाउज का हुक खोलने लगता है। तभी आयु वेद के हाथ को पकड़ते हुए उस पर हाथ कस देती है। शायद उसकी खामोशी को भी वेद अच्छे से समझ जाता है और वह नाइट बल्ब जला देता है, जिससे बस हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वेद उसके ब्लाउज को खोलकर निकाल देता है और फिर उसके लहंगे की डोरी खोल उसके लहंगा को निकालकर एक साइड रख देता है। अपनी शर्ट को खोलने लगता है जो इस समय पहना था। वेद जब उसे पहनाने जाता है तो आयु को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने खुद के हाथों को जोर से बंद कर लेती है। वेद अपने शर्ट निकाल उसके मुट्ठी बांधे हुए हाथों को खोल उसे शर्ट पहनकर उसे उसके गर्दन पर किस कर लेता है। आयु घूमकर उसके गले लग जाती है और वेद उसके पीठ पर हाथ रख उसे सहलाने लगता है और बोलता है, मुझसे तो ज्यादा आप मेरे छुवन से रिएक्ट होने लगती हो। ये सुन आयु अपनी आंखें और कसकर बंद कर वेद के सीने में ही लगी रहती है। कुछ ही देर में उसे आयु के गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस होती है। काफी थकान की वजह से आयु सो चुकी थी। ये देख वेद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह आयु को बिस्तर पर लेटा देता है। शर्ट की बटन अभी भी खुली हुई थी, जिस वजह से वह उसके इनरवियर को आसानी से देख सकता था और उसके अंदरूनी बॉडी जो काफी ज्यादा रिवील हो रही थी, जिसे देख वेद एक गहरी सांस लेकर उसके कुछ बटन बंद कर झुककर उसके ब्रेस्ट के ऊपर ही हल्का सा किसकर उसे खुद की बाहों में समेट लेता है। खुद दोनों को कंबल ओढ़ाते हुए खुद से ही बोलता है, अगर आप ना मिली होती आयु तो मेरा क्या होता। ये बोल वह आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह सारी विधि विधान से माता जी की विदाई हो जाती है। तभी साक्षी सभी से हाथ जोड़ते हुए बोलती है, रीमा जी अब हमें चलना चाहिए। तभी सीमा बोलती है, साक्षी जी कुछ दिन और रुक जाती, हमें भी अपने नाती के साथ खेलने का मौका मिलता। साक्षी जी मुस्कुराते हुए, सीमा जी आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, सिम्मी आपकी बेटी है, आप उसे हक से रोक सकती हैं। लेकिन हम जाना चाहेंगे क्योंकि घर पर जीजी भी नहीं है, वह गांव पर ही इस समय है। ये सुन सीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर अगले ही पल जब वह सिम्मी की बात सुन वह थोड़ी उदास हो जाती है। सिम्मी बोलती है, तमा आपकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ। तभी प्रिया बोलती है, दीदी मैं हूँ ना, आप रुक जाइए। तभी सिम्मी कुछ बोलने ही वाली थी कि मीनू उसे चिढ़ाते हुए, ये कहिए ना आपको मेरे नंदोई के बिना नींद नहीं आएगी। सच्चाई तो यही था कि बच्चा के आने के बाद तरुण और सिमी के बीच हद से ज्यादा नजदीकी और प्यार बढ़ने लगा था। बच्चा के आ जाने से सबकी जिंदगी में कितना अलग ही असर हो जाता है, यह उन दोनों के रिश्ते में हर कोई देख पा रहा था। इसलिए साक्षी बोलती है, अच्छा मजाक छोड़ो, मैं भी यही कह रही थी, तरुण तुम रुक जाओ। तभी तरुण पर माँ तभी साक्षी जी उसे डांटते हुए, मेरे साथ प्रिया और अमन है, और रही बात बच्चे रात को परेशान करेगी तो तुम भी रहोगे संभालने के लिए। कोई कुछ नहीं कहता है। तरुण हाँ में सिर हिला देता है। कुछ देर बाद वह लोग भी चले जाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग अपने काम पर लौटने लगते हैं। निम्मी भी मयंक के साथ अपने ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तभी उसे रुद्र दिखता है तो निम्मी रुद्र के पास जाते हुए बोलती है, रुद्र आपको कॉलेज नहीं जाना। रुद्र जो इस समय 8 क्लास में था, वह बोलता है, मैं कुछ देर में निकलने ही वाला था। ये कह वह जैसे अपने कमरे में जाता है उसकी नजर वेद पर पड़ती है जो नीचे आते हुए उसे ही घूर रहा था।
ये देख रुद्र अपने कमरे में चला जाता है, पर कमरे में जाते समय उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी जिसे वेद ने अच्छे से देख लिया था। वही आयु अपने कमरे में बैठी इस समय उदास थी। उसके सामने इस समय वीडियो कॉल पर राज और प्राची थे। आए राज आयु को देखते हुए, यार आयु तुम इतनी कब से ज्यादा परेशान होने लगी? यार ऐसी कोई हार नहीं मानता। तभी आयु मायूस होकर, पर हम कितनी बार रिजेक्ट हो गए। तभी राज उसे समझाते हुए, तुम रिजेक्ट नहीं हुई हो, लोगों के मन में ही खोट है। मैं एजे स्पॉन्सर में एक बात बताता हूँ, यदि मेरे अंदर सच्चाई ना होती तो मैं भी तुम्हारे डिजाइन्स को लेकर तुम्हें कम से कम बेनिफिट देकर खुद की बेनिफिट लेने की कोशिश करता। इसका मतलब साफ है, तुम्हारा काम हर किसी को पसंद आ रहा है, बस तुम्हें एक सही इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। तभी आयु बोलती है, आखिर यह कब तक चलेगा? मैं अपने कॉलेज खत्म होने तक ये सब शुरू करना चाहती हूँ। राज, मैंने तो तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो फिर आयु उसे समझाती है, पर मैं अपने दम पर करना चाहती हूँ। तभी प्राची, जो कब से सुन रही थी, वह बोलती है, आयु मेरे हिसाब से अभी तुमने सिर्फ 3 से 4 लोगों से मिला है यार, कुछ तो समय दो। राज, क्या तुमने इस बारे में वेद से बताया है? तो आयु ना हमें सिर हिलाती है। तभी वहां पर अचानक पीहू आते हुए बोलती है, डैडा। ये सुनते ही राज मुस्कुराते हुए, अरे मेरा प्रिंसेस, कैसे हो आप? पीहू बड़ी सी मुस्कान के साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं बहुत गुस्सा हूँ। ये सुनते ही राज मासूम सा चेहरा बनाकर, अच्छा तो फिर आपके डैडा को क्या करना है? ये सुनते ही पीहू एक्साइड होते हुए, आपको मुझसे मिलने आना होगा और मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। ये सुनते ही राज सिर हिलाते हुए, ओके मेरी प्रिंसेस, आपका हुक्म सर, आंखों पर। तभी वहां पर दोनों बात कर फोन कट करते हैं। वही आयु मायूसी से अपना बैग उठाकर नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वह ब्रेकफास्ट करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में कुछ पीरियड्स पढ़ने के बाद शिप्रा और आयु दोनों ही एक कॉफी शॉप में जाते हैं। वही शिप्रा बोलती है, यार मैं सच बता रही हूँ, अब मेरे दिमाग का दही हो गया है, अब ना मुझे किसी से मिलने का मन हो रहा है, नहीं किसी के ढूंढने का। ये सुन आयु मायूस होकर, मुझे भी, वही आयु कॉफी पी रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों उठते हैं। तभी आयु अचानक उठकर जैसे ही जाने की होती है, वैसे ही उसकी टक्कर किसी से हो जाती है। टक्कर झटके में ऐसा था कि वह लड़खड़ा गिरने की होती है। तभी वह इंसान हाथ आगे कर आयु को पकड़ लेता है। उसके पकड़ते हैं आयु आंखें बंद कर लेती है। तभी एक आदमी की बेहद में और मनमोहन आवाज आती है, आर यू फाइन? ये सुनते ही आयु उठकर खड़ी होती है। उसकी नजर पहले से ताक रही शिप्रा पर जाती है, जो मुंह खोल किसी को देखे जा रही थी। तभी आयु उठकर खड़ी होकर शिप्रा के देखने की दिशा में वह देखती है, तो सामने एक इंसान था जिसके पर्सनैलिटी खूबसूरती बेहद हैंडसम और डेसिंग थी। वह एक फॉरेनर था। वही आयु उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। भी उसे याद आता है कि उसका हाथ अभी भी उस इंसान के हाथ में है, तो वह धीरे से अपने हाथ को दूर कर लेती है। पर वह इंसान तो शॉक्ड था आयु को देखकर। वही आयु उसे थैंक यू बोल शिप्रा के साथ वहां पर से निकल जाती है। तभी वह इंसान, जो कोई और नहीं निक था, आयु को देखे जाते हुए वह बोलता है, मिस डिजाइनर,